ओके। तो चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके थे। आई थिंक मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन तक हम लोग कवर कर चुके थे। ओके। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था रिएक्शन ऑफ द जिंक मेटल विथ वाटर। ओके। रिएक्शन ऑफ, चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। क्या हुआ, कोई दिक्कत? चलिए, रिवीजन में हम आते हैं। आप लोगों की क्लास थोड़ा सा आज लेंदी रहेगी। लेंदी कल ही होनी थी, बट क्या हो, किसी जरूरी काम से, जरूरी काम क्या कि बड़े फादर का थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, जिसके रिगार्डिंग हम नहीं आ प्रेजेंट हो पाए थे। और आज तो डिले होने का रीजन क्या था, आज इतना ज्यादा हाई ट्रैफिक था कि मैं उसमें फंस गया। आधा घंटा डिले ऑलरेडी था, ट्रैफिक में अलग से फंस गया, बट कोई नहीं। क्लास आपका जितना, आज साइंस इसको हम लोग खत्म करने, कोई इशू तो नहीं है? कल संडे आप लोग आराम से रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो आज। हाँ, तो कोशिश करेंगे ये चैप्टर आपका साइंस आज खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर हमको लेंदी और पढ़ना है ना। बायोलॉजी का है वो। वहां से भी आपके 10 मार्क्स मिलने हैं। तो हम आप 30 मार्क्स का जो चैप्टर है इसको पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जिससे हमारे पास 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स आने हैं, उसको फटाफट निपटाएंगे। ओके। तो कोशिश करते हैं आज ये मेटल एंड नॉन मेटल हो जाए। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने मेटल पढ़ा। हाँ, बोलो। हाँ, ये पूरा साइंस हम लोग आज खत्म कर लेते हैं, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। तो हम लोग ने पहले पढ़ा था यहाँ पे मेटल। मेटल क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नॉन मेटल क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल में क्या डिस्कस किया था कि जो भी आपके कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं, उनको हम क्या बोल रहे होते हैं, मेटल बोल रहे होते हैं। दैट मीन्स दिस पॉइंट, मेटल आर द एलिमेंट व्हिच इज द पॉजिटिव आयंस बाय द लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, लूज कर रहे होते हैं, दैट मेटल आर नोन एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने हार्डनेस, स्ट्रेंथ, स्ट्रेस, साउंड, बाकी जो मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारी चीजें। लस्टर, अच्छा लस्टर हम लोगों ने नहीं पढ़ा था क्या? लस्टर हमने शायद मेंशन इसमें नहीं हुआ। लस्टर का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो आप लोग? हाँ, शाइनिंग लस्टर, जो मेटल होते हैं वो लस्टर होते हैं मैक्स। वैसे आप, हाँ, मेटल को बाहर से ऑब्जर्व करो तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हमको लस्टर नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब उसको हम थोड़ा सा कट करते हैं उनके लस्टर को चेक करने के लिए, तो हर मेटल, मैक्सिमम ऑफ मेटल्स कट करने के बाद वो हमेशा लस्टर शो करता है, मतलब शाइनिंग शो करता है। चाहे आप आयरन आयरन ले लो, आयरन ऊपर से तो वो काला पीला भूरा इस तरह से दिखाई देता है, ब्राउन दिखाई देता है या ग्रे दिखाई देता है, रेडिश ब्राउन दिखाई देता है। बट जब उसको हम कट करते हैं तो अंदर अंदर से क्या होता है, लस्टर ही होता है। एल्युमिनियम आपका हो गया, जैसे कि आपका जो वायर लगता है घर में, बड़ा वाला केबल लगता है बिजली का, जो पोल से लेके घर तक आया होता है, उसको ओपन कर दो तो हल्का सा क्या होता है कि हल्का सा ग्रे टाइप का दिखाई देता है, बट उसको जब तोड़ते हैं तो अंदर से लस्टर होता है। तो मैक्सिमम ऑफ मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर होते हैं। तो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था। केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में हमने बताया था कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कोई भी मेटल हो, वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो हमेशा हमको क्या देगा, मेटल ऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा होगा। क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? मेटल ऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा। डन। जिसमें से हमने कुछ रिएक्शन विद द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ ऑक्सीजन, पोटेशियम का कराया था, जिसमें पोटेशियम को ऑक्सीजन से कराया, पोटेशियम ऑक्साइड मिला था। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड में किया था अगला क्या, रिएक्शन विद सोडियम ऑक्सीजन। सोडियम का क्या, सोडियम ऑक्साइड मिला था। लेकिन यहाँ पे कुछ हमने नोट में लिखा था, लिथियम पोटेशियम सोडियम ईटीसी आर नोन एज द एल्कली मेटल। लिथियम पोटेशियम सोडियम एल्कली मेटल उनको बोलते हैं जो ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहे हैं। एल्कली मेटल रिएक्ट विगोरसली विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने सेकंड रिएक्शन में पढ़ा था रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, अभी हमने ऑक्सीजन से पढ़ा, फिर वाटर से पढ़ा। वाटर से पढ़ने पे हमको यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के फॉर्मेशन देखने को मिले थे। उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे नोट में हमने पढ़ा था सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट कंबाइन विथ द ऑक्सीजन। मतलब सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम तीन मेटल ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होते, इवन हाई हाई टेम्परेचर, इवन एट
हाई टेम्परेचर, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, कम से कम रिएक्टिव होता है। हाई टेम्परेचर पे जाने पे संभावनाएं होती है कि हाँ ठीक है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, बट वैसे ही नहीं करता है। तो बेसिकली हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द वाटर। रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द वाटर में हमने बताया था कि कोई भी मेटल, कैसा भी मेटल हो, मैक्सिमम ऑफ टाइम मेटल अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो हमको ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड प्रोवाइड करेगा, साथ में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो पहला रिएक्शन हम लोगों ने किया था सोडियम का। तो सोडियम को पानी के साथ मिक्स किया। आप लोगों ने बहुत सारे क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे सुना होगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल में बताया जाता है कि सोडियम को पानी में मिला दो, बूम करके ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट नहीं होता, वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसमें से। अब हाइड्रोजन गैस जो होती है बहुत ज्यादा हीटेबल, बहुत ज्यादा फास्ट बर्निंग होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। हाईएस्ट हीट प्रोड्यूसर में अगर कोई गैस है तो कौन है? हाइड्रोजन है। इसी वजह से हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जैसे बोला जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार रिलीज होने वाली है, हाइड्रोजन कार लॉन्च होने वाली है। बट हाइड्रोजन कार, हाइड्रोजन इंजन तो फॉर्म हो चुका है, फॉर्म किया जा सकता है, किया जा रहा है, बट उसको लॉन्च क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि उसकी सेफ्टी बहुत बहुत डिफिकल्ट है। सेफ्टी डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन मोस्ट फ्लेमेबल और मोस्ट हीट रिलीज करने वाली गैस है। मतलब अगर डीजल पेट्रोल में बर्निंग होती है, आग लगती है, तो वो हो सकता है आधे घंटे, 20 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट टाइम लेगा आपके गाड़ी को डिस्ट्रॉय करने में। बट अगर हाइड्रोजन रिलीज हो गई वहां पे, तो 1 से 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स इतना डिफरेंस ऑफ गैप है उसके हीट हीट के प्रोड्यूस में। तो इस वजह से हाइड्रोजन कार्स को, हाइड्रोजन इंजन को मतलब मार्केट में डायरेक्टली रिलीज नहीं किया जाए जब तक उसकी सेफ्टी को ना मेंटेन किया जाए। तो हाइड्रोजन मोस्ट फ्लेमेबल, मोस्ट हीट प्रोड्यूस करने वाली गैस होती है। ठीक। अगला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम मेटल विद द वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। फिर यहां से थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, मैग्नीशियम का वाटर से रिएक्शन, मैग्नीशियम का वाटर वेपर से या स्टीम से रिएक्शन। तो मैग्नीशियम जब, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैग्नीशियम हमारा वाटर से रिएक्शन कर रहा होता है, वाटर से रिएक्शन कर रहा होता है, यहाँ पे वाटर है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कलर यूज किया गया है। ठीक है, अगर वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। बट जैसे मैग्नीशियम वाटर स्टीम से क्या करता है, वाटर स्टीम से रिएक्शन करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा होता, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता, बट गैस हाइड्रोजन ही रिलीज कर रहा होता। ये चीजें ध्यान रखना। ये पर्टिकुलर कुछ मेटल्स में होते हैं, ये 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू या सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं मैक्सिमम टाइम, कि अगर इनको हम स्टीम से रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा, या किसको स्टीम से, वह कौन सा मेटल है जिसको स्टीम से, वाटर स्टीम से रिएक्शन कराने पे हमको ऑक्साइड मिल जाता है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ रही है बातें? आपसे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्या है कि हम कंफ्यूज होते हैं। हम क्या करते हैं, ज्यादा करके रट लेते हैं, मेटल अगर पानी से, वाटर से रिएक्शन किया या ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड, वाटर से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यही रट के चले जाते हैं। बट हमारे पास चांसेस क्या है, यहां से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि अगर मैग्नीशियम को हम पानी से रिएक्शन करा दें या वाटर से रिएक्शन करा दें तो हमको क्या देगा। वो तो पता है, आप रट के गए हो कि हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देगा। इनफॉर्मल भी आपकी किताबों में, आपके नोट्स में यही लिखा गया था, ये वाला स्टेटमेंट जो अभी मैं फ्रंट करने वाला हूँ, देखो ये। तो यहाँ पे ये जो हमें येलो बॉक्स में पुट किया है, मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इस चीज को सब लोग, मैक्सिमम लोग रट के जाते हैं। बट क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाएगा, अगर इस, वह कौन सा मेटल है, और या उस मेटल का नाम बताओ, नेम नेम दीज मेटल, दोज मेटल, या which one metal which is reacted with the steam of the water is given give magnesium oxide not a hydroxide with hydrogen। अब इस तरह से सिंगल नंबर, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो उसमें मैग्नीशियम आपका आएगा, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। मैग्नीशियम के बाद आपका ये क्या हुआ, रिएक्शन विद द एल्युमिनियम विथ वाटर, एल्युमिनियम का रिएक्शन यहाँ पे कराया गया। उसके बाद अगला हम लोगों ने पढ़ा था जिंक। जिंक को भी देखो, जिंक को देखो, एल्युमिनियम को देखो, एल्युमिनियम भी देखो Al2O3 बना रहा है। एल्युमिनियम का भी सेम सिचुएशन है,
और आपके जिंक का भी सेम सिचुएशन है। और साथ में मैग्नीशियम के आपके दोनों कैटेगरी को मैंने दिखाया। मैग्नीशियम क्या कर सकता है, पानी से भी रिएक्शन करता है और उसकी स्टीम से भी रिएक्शन करता है। वाटर से डायरेक्टली रिएक्शन करने पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा प्लस हाइड्रोजन, स्टीम से रिएक्शन करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा प्लस हाइड्रोजन। और यहाँ पे जब एल्युमिनियम की बात आई, तो एल्युमिनियम, रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल विद द कोल्ड वाटर टू स्लो। कोल्ड वाटर से क्या होता है, बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है टू कम इनटू द नोटिस, कम इनटू द, बट व्हेन द स्टीम इज पास, अगर इसमें स्टीम में पास कर दिया जाए ओवर एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्लियर नाउ? ये चीजें बहरहाल हम पढ़ा चुके हैं, बट रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको भूले ना, क्योंकि आगे हमको इसका यूज करना है। जिंक क्या है, जिंक को देखो, जिंक मेटल प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर इट, जिंक डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। जिंक क्या होता है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। जिंक मतलब जानते हो, जस्ता, जस्ता आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? एल्युमिनियम तो देखा ही होगा, एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम देखा है। जस्ता, अगर थोड़ा बहुत अगर आप थोड़ा सा गांव से रिलेटेड हो गए तो देखने को मिल सकता है, या जो झुग्गी झोपड़े वाले लोग रहते हैं उनको, उनके पास देखने को मिल सकता है। झुग्गी झोपड़े वाले का सेंस इसलिए होता है क्योंकि जिंक का बर्तन, जो घर में हमारे बर्तन यूज होते हैं, किचन अप्लायंस जो यूज होते हैं, किचन टूल्स, उसमें आप कभी ध्यान दिए हो तो कुछ इस शेप का हम बना रहे हैं फॉर्मेट, कुछ इस शेप का एक बर्तन आता है, बहुत कम देखने को मिलता है, ये मटके शेप में ना, या उसका कर्व थोड़ा सा और ज्यादा रहता है, या ऐसे करके, ये ऐसे। नहीं, कढ़ाई तो एल्युमिनियम की होती है, इसको कहीं कहीं पतीला बोलते हैं। लोहे की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं जिंक की। जस्ता, जिसको हिंदी में बोलते हैं जस्ता, ठीक है। ये पतीला कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं पे हिंदी में इसको बहुत अलग अलग नाम है, क्या बोलते हैं, भदेली। सबके अलग अलग अवधि के प्रोनाउंसिएशन है। दिल्ली में भी इसका यूजेस होता है काफी अच्छा खासा। हाँ, पतीला, और कहीं पतीली बोलते हैं, कहीं कहीं, जैसे अलग अलग जोन के अलग अलग नाम है। बट वो क्या होता है कि ये जिंक का बना होता है, थोड़ा कम कॉस्टली होता है। मैंने झुग्गी झोपड़ी इसलिए बोला कि इसका मीनिंग ये नहीं कि मैं झुग्गी झोपड़ी वालों का इंसल्ट कर रहा हूँ, वो भी इंसान ही है। बट ये है कि थोड़ा सा कॉस्ट कम होता है और लंबे समय तक चलता है। रीजन क्या है कि कोल्ड वाटर से रिएक्शन इसको करना नहीं है, तो इसको कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, नॉर्मल। और कॉस्ट भी कम है तो आसानी से मिल भी जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि क्या है कि ये आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में अगर हम बात करें तो क्या है, दिस मीन द मेटल बीट इन द सीट, ये क्या था, मेलाबिलिटी को भी कंटेन करता है ना। और डक्टिलिटी को थोड़ा कम कंटेन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेलाबिलिटी को कंटेन करता है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत हाई भी नहीं होता, बहुत लो भी नहीं, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर के नियर अबाउट होता है। बट क्या होता है, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसको झेल सकता है, मतलब उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग के रिक्वायरमेंट से ज्यादा होता है। इस वजह से कॉस्ट कम होने की वजह से ऐसी जगहों पे पहले अभी तो हम, अभी ये चीजें गांव में देखने को मिलती हैं, चाहे वो बड़ा मतलब रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो या मिडिल क्लास है, चाहे जो हो, गांव में लगभग सबके यहाँ होता है चीजें, अभी भी ऐसा है। ठीक है, तो बट ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बस समझाने का प्रयास था। जब आप जानते नहीं हो तो बाकी और तो प्रैक्टिकली दिखाया ही जा सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये समझ में आया, जिंक कोल्ड वाटर से रिएक्शन डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। ठीक। अगला पॉइंट हमारा क्या है, फेरस, आयरन, लोहा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइंस में फेरस बोला जाता है, फेरस, यफी, इसका रिप्रेजेंटेशन यफी होता है। रिएक्शन ऑफ द आयरन विद कोल्ड वाटर इज वेरी स्लो, कोल्ड वाटर में इसका रिएक्शन बहुत कम होता है, स्लो होता है। एंड कम इनटू द नोटिस आफ्टर द लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय के बाद नोटिस किया जा सकता है। आयरन फॉर्म रस्ट, जिसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, मतलब यफी क्या करता है, रस्ट फॉर्म करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एफईओ बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, व्हेन रिएक्ट विद द
मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उससे रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फाउंड बाय द पासिंग द स्टीम ओवर द आयरन। जब आयरन पर हम स्टीम, वाटर का स्टीम मतलब H2O का स्टीम फॉरवर्ड करते हैं, हम थ्रो करते हैं, तब ये क्या करता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। तब क्या बनाता है, एफ ई, अब यहाँ पे Fe3O4 बनाया गया है, बट इसके इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम FeO मानते हैं बेसिकली, और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। कब, जब इस पे स्टीम क्या किया जाता है, पास किया जाता है। बट नॉर्मली जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा होता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर से रिएक्शन कर रहा होता है, तो सिर्फ क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। रस्ट समझते हो, रस्ट देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, हाँ, आयरन के लेयर पे ब्राउन सा लेयर लग जाता है, रेडिश ब्रा, हाँ, हाँ, ग्रीन तो ज्यादा करके उस पे लगता है, कॉपर पे, कॉपर पे लगता है ग्रीन कलर का। हाँ, तो ये जो आपका रस्ट होता है, तो रस्ट कैसे होता है, जब हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आयरन को छोड़ देते हैं, तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर के वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ये क्या होता है, रस्ट होता है। बट अगर इसको पानी में डिप कर दिया जाए, तो आयरन की लाइफ ज्यादा हो जाती है, आयरन की लाइफ ज्यादा हो जाएगी कोल्ड वाटर में, रिस्पेक्टेड टू ओपन रखा होने से। और इसी को गर्म पानी में डाल दिया जाए, या उस पे वेपर वेपर किया जाए, हम गर्म पानी नहीं छोड़ो, वेपर की बात करें या स्टीम की बात करें, ये जल्दी रस्ट हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही होती है, और आपका रस्ट तो हो ही रहा होता कंटिन्यू। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अदर मेटल यूजली डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। अदर में मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, रिएक्ट वेरी स्लोली। बाकी अदर मेटल्स जो हैं, जितना हमने बताया, ये सभी रिएक्ट करते हैं। बाकी अदर मेटल्स जो हैं, वो क्या होता है, थोड़ा स्लो रिएक्ट करते हैं। जैसे हो गया आपका लेड, हो गया लेड, मतलब जानते हो? बोलो बोलो, जो भी आ रहा हो बताओ। लेड, प्लम्बस जानते हो, प्लम्बस? हाँ, प्लम्बस, शीशा जानते हो, शीशा, उसी को लेड बोलते हैं, जो घर में यूज होता है शीशा ना, उसी का साइंटिफिक नाम प्लम्बस है। लैटिन नाम आपका लेड है। इंडियन नेम या ब्रिटिश ब्रिटिश इंग्लिश का नाम क्या है, शीशा। मिरर, मिरर तो नहीं बोल सकते, मिरर तो फॉर्मेशन है। शीशा बोल सकते हैं, कांच बोल सकते हैं। ठीक है। तो आपका लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, डू नॉट रिएक्ट विद द स्टीम। ये सब क्या होते हैं, अभी देखो कांच को पानी से रिएक्ट करा होगा, कोई फर्क उस पर पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ता उसको, कोई कोई इफेक्ट नहीं होता। आप ले जाओ कॉपर को, कॉपर का यूज इसलिए किया जाता है हमारे घरों में, लंबे समय की वायरिंग के लिए यूज किया जाता है, ताकि इसको गर्मी ठंडी से कोई फर्क नहीं पड़ना। बिजली के वायर में हम कॉपर का यूज करते हैं। हाँ, वो कम रिएक्ट होता है, रीजन क्या? लेकिन आप कभी लोहे का वायर देखे हो, नहीं होगा, क्योंकि वो हमको हमको पता है रस्ट होके 1-2 साल में, 1-2 महीने में खत्म हो जाना है। ठीक है। हाँ, गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो मैंने बताया ही था कि आपके मोबाइल में यूज होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बड़ी डिवाइसों में, जिसको हीट कंट्रोल करना होता है, जितनी अच्छी डिवाइसेस आते हैं, उतना ही ज्यादा गोल्ड यूज होता है उसमें ना। सबसे बेस्ट गोल्ड है, सबसे बेस्ट गोल्ड है, सबसे अच्छा कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर गोल्ड है ना। तो गुड, वायर में कौन डलाएगा भाई? अब सोचो, गोल्ड का वायर आपके घर में लग जाए, और किसी को पता लग जाएगा ना, तो पूरा घर ही लूट ले जाएगा भाई। ऑब्जर्व करो, एक छोटा सा, हम लोग ज्वेलरी लेते हैं, इतना छोटा सा होता है वो, उसका वेट हमको लगता है कि 1 2 3 4 5 ग्राम के अंडर में होता है। ये सिल्वर भी नहीं लगता, कॉपर ही लगता है। सिल्वर भी नहीं लगवाता, सिल्वर भी कोई नहीं लगाएगा।
वो भी कॉस्टली है, वो कम कॉस्ट में नहीं है। वो सिल्वर नहीं है, एल्युमिनियम है वो। एकदम डिक्टो सिल्वर जैसा दिखता है। हाँ, एल्युमिनियम वायर आता है वो। एकदम डिक्टो एल्युमिनियम ओ सिल्वर जैसा दिखता है, जो आपके घर पे वायर आया होगा पोल टू होम तक। ब्लैक कलर का वायर, मोटा सा वायर होगा ना। जब उसको आप ओपन करोगे तो एकदम डिक्टो लगेगा, आपका सिल्वर ही है ये। हाँ, देखने में वो लगेगा कि सिल्वर ही है, बट वो सिल्वर नहीं होता, एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम थोड़ा सा रिएक्टिव तो होता है, बट क्या होता है, थोड़ा कम होता है। और इसलिए थोड़ा मोटा एरिया यूज कर लेने से वो क्या होता है, और बड़े से केबल में डाल देने से लोड को भी कंट्रोल कर लेता है, और ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आता। रीजन क्या है कि मान लो हमारे घर से पोल दूर हो गया, तो हमारा कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा कॉपर का ना, क्योंकि कॉपर थोड़ा सा कॉस्टली है। तो इसलिए वहां पे एल्युमिनियम का यूज कर लेते हैं, थोड़ा मोटा एल्युमिनियम यूज कर लेते हैं, ताकि हमारे यहाँ तक सप्लाई प्रॉपर पहुंच जाए और हमारा कम कॉस्ट में काम हो जाए। और गलती से आउटर एटमॉस्फियर में है तो कोई बंदर बर्ड्स, मतलब ये सारी चीजें उस पर बैठे तो टूटने का भी खतरा ना रहे ना। तो कई चीजों को नोटिस करके, कई चीजों को मेंटेन रख के उसका यूज किया जाता है वहां पे। ठीक है, वो देखने में डिक्टो आपका डिक्टो एस टू एस सिल्वर जैसा ही दिखता है। नॉर्मली अगर कोई उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हीट करके, और बगल में सिल्वर और एल्युमिनियम को रख दिया जाए, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा सिल्वर लिक्विड है, कौन सा एल्युमिनियम लिक्विड है। हाँ, जो जानकार है वो पहचान सकता है, क्योंकि वो हल्का सा येलोइश हो जाता है। वो हल्का सा क्या हो जाए, लिक्विड फॉर्म में होने पर हल्का येलोइश हो जाएगा, वो थोड़ा सा शाइनी रहेगा, बस बहुत हल्का माइन्यूट डिफरेंस होगा, बहुत ध्यान से देख पाओगे तभी दिखेगा। क्लियर। तो ये जो लेड हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, डू नॉट रिएक्ट विद द स्टीम। दस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट मेटल टुवर्ड वाटर में बी रिटन एज। ये जो नीचे सीरीज लिखी है, ये इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस सीक्वेंस का काफी यूज रहेगा एग्जाम में। सबसे पहले पोटेशियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाटर से कौन है? पोटेशियम है। देखो, सबसे हाईएस्ट पे रखा गया है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? सोडियम है। सोडियम के बाद कैल्शियम है। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद एई, फिर जिंक, Fe, पीबी, सीयू, एजी और एयू। ठीक है। सबसे लास्ट में कौन रखा गया है? एयू को रखा गया। ठीक। तो ये आपकी कैटेगरी है, जिसमें हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ यहाँ पे पुट किया गया। समझ में आ रहा है? ये जितने नीचे लिखे गए हैं, अब देखो यहाँ पे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड बिल्कुल बोल दिया गया कि रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है। मतलब यफी के बाद, यहाँ पे जो यफी बना हुआ फेरस, फेरस जो है, फेरस के बाद, फेरस के बाद से ध्यान दो, ये पीबीसीयूएजी, ये क्या होते हैं? वाटर से बिल्कुल रिएक्शन करने का नाम ही नहीं लेते हैं। ठीक है। यहीं तक वाटर से रिएक्शन हो पा रहा होता है, जिसमें से पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम तक ये दे रहे होते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड दे रहे होते हैं, वाटर से डायरेक्ट रिएक्ट कर पा रहे होते हैं। मैग्नीशियम से एक नया गेम शुरू हो जाता है। मैग्नीशियम क्या करता है? वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है, और मैग्नीशियम क्या करता है? स्टीम ऑफ वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है। इसमें क्या देता है? Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन दे रहा होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, चेक कर लेते हैं। वॉइस, नहीं, वॉइस तो प्रॉपर है इधर पे, फ्रीक्वेंसी ठीक है। इंटरनेट इशू होगा थोड़ा बहुत इधर उधर, ध्यान दो। अच्छा ठीक है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब Mg हाइड्रोजन, सॉरी, वो पानी से वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा होगा, तो हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब OH की तरफ, OH वाला रिएक्शन प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है। और जब ये क्या होगा, स्टीम से रिएक्शन करेगा, तो हमको क्या MgO मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। इस जगह से नया रिएक्शन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ध्यान से देखो, हम डिफरेंस इसमें इतना इस वजह से बताते हैं, ताकि आपको एक दो नंबर तुम्हारे छूटने ना पाए। यहां तक की जो बात है, ये वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है।
ठीक है। यमजी से एक नया गेम शुरू हो जाता है कि ये क्या करता है, वाटर से भी रिएक्शन कर रहा होता है, स्टीम से भी रिएक्शन कर रहा होता है। बस फर्क दोनों में है, जब वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, जब स्टीम से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है। दोनों में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। दोनों में हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। और जब हम एई जेडएन और एफई की तरफ बढ़ते हैं तो यहां से कोल्ड वाटर से रिएक्शन इनका क्या हो जाता है, कोल्ड वाटर रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन ये हो जाता है वेरी स्लो, वेरी स्लो हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। जब एई जिंक और एफई पे पहुंचते हैं तो इनका कोल्ड वाटर रिएक्शन हो जाता है वेरी स्लो। और जब ये वेरी स्लो हो जाता है दैट मीन्स हम इसको ऑब्जर्व बहुत लेट में कर पाते हैं। ठीक है। बट यहां से जो रिएक्टिविटी है इनकी, जैसे ही हम वेपर से इनका, सॉरी वेपर बार बार बोल रहे हैं, स्टीम से जब इनका रिएक्शन कराते हैं, ये तुरंत कौन सी सिचुएशन में आते हैं, इस वाली सिचुएशन में ऑक्साइड देते हैं, मेटल ऑक्साइड मतलब यम ऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। दैट मीन्स ये एई जेडएन और एफई ये क्या होते हैं, ज्यादा करके स्टीम से बहुत आसानी से रिएक्शन करते हैं। सोडियम, सॉरी पोटेशियम के सोडियम यानी कैल्शियम सी ये वाटर से आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ओके। मैग्नीशियम जो है वाटर से भी रिएक्शन कर पाता है और स्टीम से भी रिएक्शन कर पाता है। दोनों में अलग अलग थोड़ा सा परफॉर्मेंस है इसका। जब ये वाटर से रिएक्शन कर रहा होता है तो हमको क्या देता है, हाइड्रोक्साइड दे प्लस हाइड्रोजन दे रहा होता है। जब स्टीम से रिएक्शन करता है, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दे रहा होता है। उसके बाद जब हम बढ़ते हैं एई जेडन और एफई की तरफ, ये क्या होते हैं, कोल्ड वाटर पे रिएक्शन इनका क्या हो जाता है, वेरी स्लो हो जाता है। इनको हम बहुत लेट में ऑब्जर्व कर पाते हैं। और ये जब स्टीम से रिएक्शन कराया जाता है तो मैग्नीशियम का जैसे सेकंड बिहेवियर था यहाँ पे, मैग्नीशियम में ये सेकंड वाला बिहेवियर जो था, इसकी तरह बिहेव करते हैं लोग, क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ओके, डन। चलिए, अब हम हाइड्रोजन वाटर और ऑक्सीजन का रिएक्शन डन करते हैं, थर्ड केमिकल प्रोसेस में आते हैं। थर्ड रिएक्शन हमारा किससे कराया जाए, रिएक्शन ऑफ मेटल विद द डाइल्यूट एसिड। हमको क्या करना है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराना है। ठीक है। अब किसका रिएक्शन का, मेटल का, जितने भी मेटल हैं अगर उनका हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन। देखो नोट करते चलो और ध्यान रखते चलो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर मेटल ऑक्साइड बनाएगा, या ऑक्साइड मतलब समझ रहे हो ना, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर हमको क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, है ना, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जब हम इसको क्या करेंगे, एसिड से, डी एसिड से कराएंगे, डी एसिड मतलब डाइल्यूट एसिड, एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस H2। इसको थोड़ा ऐसे लिस्टिंग करके याद कर लेना ताकि भूलने ना पाए। कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड, अगर वो वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। और जो कुछ ऐसे हैं जो स्टीम से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड की जगह हाइड्रो क्या देते हैं, ऑक्साइड दे रहे होते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहे होते हैं। और फिर जब एसिड की बात आती है तो एसिड में बेसिक फॉर्मेशन क्या है, मेटल सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। बट इसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो कुछ अनदर टाइप का रिएक्शन कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो रिएक्शन फर्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम एक मेटल है जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, ये होता है साल्ट जिसका हम यूज खाने में करते हैं। इसका यूज हम किस में करते हैं, खाने में यूज करते हैं। बट ये मत ध्यान रखना कि जो सॉल्ट होता है सब हम खाते ही हैं ना। NaCl जो सॉल्ट है इसी का हम खाने में यूज कर रहे होते हैं, बाकी सॉल्ट तो बहुत सारे मेटल सॉल्ट बनते हैं जिसका हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो सोडियम है और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एक आपका सोडियम, आपका ये क्या है, मेटल है, ये आपका क्या है, मेटल है। और ये आपका क्या है, एसिड है।
मेटल और एसिड को जब आपस में मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखो मेटल सॉल्ट का नाम यहाँ पे क्या हुआ? NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, क्लियर रहेगा? ये फॉर्मेशन नहीं भूलना चाहिए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाँ बोलो। हाँ बोलो। हम्म। देखो आयोडीन बेसिकली अगर हम बात करें, आयोडीन जो सॉल्ट होता है, जो टाटा सॉल्ट आता है, आयोडीन सॉल्ट आते हैं, कि आयोडीन सॉल्ट पर्टिकुलर इस उस जोन के लिए बनाया गया था जहां पे आयोडीन की मात्रा उनके न्यूट्रिएंट्स में, उनके खाने पीने की चीजों में कम था। वैसे कि हम लोग का जो जो एरिया जोन है, प्लेन जोन है, प्लेन जोन में हम लोग के यहाँ जो खाने पीने की चीजें मैक्सिमम चीजें जो हमारे नेचर से मिल रही होती हैं, उसमें आयोडीन की एबिलिटी अच्छी खासी होती है, वो प्रेजेंट होता है। तो दैट मीन्स हमको सिर्फ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है बस। टाटा सॉल्ट या जो भी अनदर आयोडीन सॉल्ट बनाए गए थे, वो उस जगह के लिए बनाए गए थे जहां पे न्यूट्रिएंट्स में आयोडीन की कमी हो रही होती थी। वो पर्टिकुलर उस प्लेस के लिए था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, धीरे धीरे अपने इजी वे की वजह से हम एडाप्ट करते चले गए, हम लोग उसी का यूज करने लगे। तो अब क्या हुआ कि हाँ, तो हम लोग की बॉडी में ऑलरेडी आयोडीन आ रहा है, और हम सॉल्ट की तरफ से एक्स्ट्रा आयोडीन यूज कर ले रहे हैं। हम लोग व्हाइट सॉल्ट यूज करते थे, नॉर्मल सी सॉल्ट यूज करते थे ना। सी सॉल्ट से पहले हम लोग रॉक सॉल्ट यूज करते थे, जो इस समय पाकिस्तान में है। तो सब बेस्ट तो क्या, रॉक सॉल्ट यूज करते हो? जो रेडिश ब्राउन कलर का आता है। हाँ, वो बेस्ट सॉल्ट है। रीजन क्या है? वो नेचुरल सॉल्ट है। उसमें न्यूट्रिएंट के साथ साथ आयोडीन का एक बेस्ट लेवल का मिक्सचर है, मतलब बेस्ट परसेंटेज का मिक्सचर है। वो हमारी बॉडी के लिए नुकसान नहीं करने वाला। हाँ, उसका अनहेल्दी होने का एक ही रीजन है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी आयोडीन अवेलेबल हो जाता है, रिक्वायरमेंट, क्योंकि आयोडीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अलॉट ऑफ आयोडीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ चीजों के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि यहाँ गले का एक रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से ना। आप लोग क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे बायोलॉजी में। बहरहाल बायोलॉजी का बहुत ज्यादा नॉलेज अपने पास नहीं है, जो अ, बड़े लेवल का है। तो क्या गले का एक रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आयोडीन जो तो आयोडीन हमारी, हाँ, हाँ, तो आयोडीन से देखो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका बैलेंस रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम व्हाइट सॉल्ट का यूज करने लगे। अगर आप अपने फादर मदर से पूछोगे ना, तो उनके टाइम में ये वाला पत्थर वाला सी सॉल्ट आता था। उनके बचपन के टाइम आप लोग भी देखे होंगे कि बड़े से बोरी में भर के आता है, पत्थर जैसा छोटा छोटा टुकड़ा रहता है। अगर हाँ, छोटे स्क्वायर क्यूब टाइप के बने रहते हैं, और स्टोन जैसे अनफिक्स्ड शेप में रहते हैं, छोटे बड़े साइज दोनों में आते हैं, वो सी सॉल्ट है वो। उसको क्या करते हैं, सी के वाटर को अर्थ पे क्या करते हैं, केबिन बना लेते हैं, गड्ढा खोद लेते हैं। केबिन में क्या करते हैं, वाटर को फिल कर देते हैं। अब क्या होता है, धूप की वजह से, सनलाइट की वजह से वाटर वेपराइज हो जाता है, सॉल्ट उसमें सूख जाता है। बहुत ज्यादा हेल्दी तो नहीं है, बट ये है कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट है। सबसे ज्यादा अगर हेल्दी है तो हमारा रॉक सॉल्ट है ना, जिस जो ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का होता है। सबसे बेस्ट और सबसे हेल्दी वही होता है। हाँ, इसमें आयोडीन एक्स्ट्रा मिक्स किया जाता है कि रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए, जबकि हम लोग की बॉडी के लिए उसकी जरूरत नहीं है। एक ऐसी जगह के लिए है जहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर ऐसे होते हैं, जैसे कि जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, उस जगह पे क्या बोलते हैं, सॉल्ट की थोड़ी सी कमी हो जाती है। उन सारे जोन के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है।
हाँ, उनको लेना चाहिए, हम लोग के लिए वो हेल्दी नहीं है। तो हम लोग कोशिश ज्यादा यही करें कि हम या तो सी सॉल्ट का यूज कर लें। सी सॉल्ट का यूज लोगों ने इसलिए करना छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा सा वो डस्ट कंटेन करता है। रीजन क्या है भाई, मिट्टी और बालू में सूख रहा है तो थोड़ा बहुत डस्ट रहेगा, कितना भी उसको फिल्टर किया जाए, है ना, क्योंकि अब जैसे उसको मिट्टी में सुखाया जाता है। सी के वाटर हाँ, सी के वाटर को एक गड्ढे में भर दिया गया, वाटर वेपराइज हुआ, सॉल्ट छूट गया, फिर से इसमें फिल किया, फिर वाटर वेपराइज, सॉल्ट छूट गया, एक मोटा सा लेयर बन जाएगा। अब उसको जैसे हम हथौड़े से पत्थर तोड़ते हैं, वैसे तोड़ के मशीन में डाल के क्रश करके छोटा छोटा पार्ट बना के बोरे में भर के सेल कर देते हैं। इसमें कुछ डस्ट होने के चांसेस रहते हैं, बिल्कुल रहेंगे। इस वजह से उसकी उसका यूज थोड़ा सा कम कर दिया गया। बेसिकली जो रॉक सॉल्ट है, टोटल नेचुरल सॉल्ट है, उसमें कोई मिलावट, कोई मिक्सचर नहीं होता है। अब बीच में फैक्ट्री वाले मिला दे, वो उनकी गलती है। बट सबसे बेस्ट न्यूट्रिएंट्स अगर कोई प्रोवाइड करता है, सबसे बेस्ट अगर लेवल में अगर आयोडीन कोई प्रोवाइड करता है तो रॉक सॉल्ट होता है। ओके, चले आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, मैग्नीशियम मेटल का है, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभी मैंने बताया कि कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो देखो, Mg मैग्नीशियम प्लस 2HCl क्या बना रहा है, MgCl2 प्लस H2 बना रहा है, दैट मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। क्लियर। अब अभी तक यहां तक के फॉर्मेशन में कोई न्यू चेंजेस नहीं, जो हमने सब फर्स्ट वाले फॉर्मेशन में देखे, यहाँ वाले में वही सेम चीज यहाँ पे काम हो रहा है। मैग्नीशियम हमारा क्या कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये क्या हो गया, सॉल्ट बना लिया, मेटल सॉल्ट बना लिया, और हमको क्या दे दिया, हाइड्रोजन गैस दे दिया। ठीक है, अगले थर्ड पे आते हैं हमारा। थर्ड हमारा जिंक है। जिंक क्या बोला, जिंक सल्फेट एंड द हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म विद द जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें कौन सा एसिड यूज किया गया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, कुछ एसिड के अगर आपको नाम नहीं याद है ना, तो यहां से आप कलेक्ट कर लो। जैसे हमने यहाँ पे बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका सिंबल याद रखो HCl। अगला हमारा क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट कर लो, H2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक, तो आपका हेल्प रहेगा थोड़ा सा एग्जाम टाइम में, अगर कहीं भी वर्ड में लिखा मिल गया, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड लिखा मिल गया, तो आपके दिमाग में तुरंत याद आ जाना चाहिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4। बहुत बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल होंगे, आई थिंक ए लॉट ऑफ चार्ट्स होंगे। हर इंस्टीट्यूट का अपना होगा, हर कोचिंग का अपना होगा। हाँ, देखो कोई भी इंस्टीट्यूशन, ये देखो सिंपल सा लॉजिक बताओ, मैं एक इंस्टीट्यूशन रन कर रहा हूँ, सिंपल सी बात बताऊं, इंटरनेट पे कोई भी इंस्टीट्यूशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। रीजन क्या है कि सबको चाहिए पे आउट। एकदम सीधा लॉजिक, मैं खुद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको टीचिंग पढ़ा रहा हूँ, आपको पर्टिकुलर ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। बाकी मेरी लाइव क्लासेस भी हैं जिसमें से 15 to 20 स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं। वेबसाइट भी है। उसमें क्या होता है कि देखो, सिंपल सा मैं आपको एकदम क्लियर लॉजिक बात बताऊं कि वहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं, हाँ एक मल्टीपल कोचिंग के अगर कलेक्ट करोगे तो एक बेस्ट चार्ट आपका बन जाएगा। अगर आपको लग रहा हो कि ये नहीं, इतने में पूरा हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ, वो लखमीर सिंह में बहुत अच्छा लिखा गया होगा। हाँ, लखमीर सिंह की बुक में आपके चार्ट बहुत अच्छे लिखे होंगे, नाम केमिकल के नाम अच्छे लिखे होंगे, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स के नाम लिखे होंगे, सिंबल उनके सब कम से कम 20-30 सिंबल्स के नाम लिखे गए होंगे। वो मतलब बेस्ट बुक है। हाँ, बैलेंसेस भी लिखे, मतलब मैं बोल रहा हूँ वो बेस्ट बुक है, क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से, या अगर आपको नॉलेज भी गेन करना है उसके भी पर्पज से, या फिर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तब भी उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एकदम बेस्ट बुक है वो, बोर्ड के लिए।
हाँ, ब्लैक से हाईलाइटेड होंगे, कुछ नोट पॉइंट में होंगे, कुछ अनदर कलर्ड में होंगे। वो कुल मिला के एक ऐसी बुक है, अगर आप उसको प्रॉपरली सिर्फ अच्छे से रीड कर डालो, ध्यान में रीड कर डालो, तो आपका मैक्सिमम, आप छोटे क्वेश्चन का जो चांस है मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। हम्म। हम्म। आई थिंक जहां तक हमको याद है उस बुक के बारे में, उन्होंने एनसीईआरटी को भी पूरा सॉल्व किया है, और अपनी एक्सरसाइज अलग से उन्होंने दिया है। हाँ। हाँ। हाँ, डेफिनेशन के रिगार्डिंग अगर आप उन ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स को, जो ब्लैक स्पॉट में लिखे गए हैं, उनको अगर आप नोट करके नोट्स बनाते हो, लर्न करते हो, तो अगर डेफिनेशन पूछा जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में बेस्ट डेफिनेशन है, कोई गलत नहीं काट सकता उसको। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, उनकी लैंग्वेज बेस्ट समझ में आ रही है, तो आप उसका नोट्स बना सकते, जैसे मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, अगर आपको ये छोटे में, तो 2 लाइन में छोटा सा रिएक्शन लिखाता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं लिखाता। रीजन क्या है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 3-4 रिएक्शन एक बार में लिखने होंगे। तो अगर हम एक एक रिएक्शन में 4-5 लाइन लिखने का प्रयास करेंगे, तो हमारा बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, और लिखना हमको क्या है कि जिंक सल्फाइड या जिंक रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमको क्या कहेगा, जिंक सल्फेट देगा और हाइड्रोजन, लिखना यही इतना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको इतनी ही देनी है। अब इसके चक्कर में हम चाहे जितना ज्यादा लिख दें, तब भी मार्क्स हमको उतने ही मिलने वाले हैं। हम कोशिश हाँ, तो कोशिश करेंगे बेस्ट लिखने का और छोटा लिखने का। हाँ। हाँ। हाँ, वही बेस्ट लिखो। बहुत ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है हमको। जैसे मैंने एक लाइन लिखा है कि यहाँ पे सामने आपके, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल सा, अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी लाइन को एंड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ा, दिस मेथड इज यूज टू द लेबोरेटरी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इसको इस वजह से मेंशन कर दिया गया कि इस फॉर्मेशन से हाइड्रोजन गैस हमको इजिली मिल जाती है। तो हमारे लिए, हाँ, तो हमारे लिए ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से, जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसको समझ में आएगा, हाँ, अगर वो इस चीज को लिख रहा है, दैट मीन्स सामने वाले स्टूडेंट के पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बट उसने शॉर्ट फॉर्म में इतना ही लिखा है। ये चीजें हमको ध्यान रखना। रीजन क्या है? हाँ, बिल्कुल रिफर, मैंने रिफर इसीलिए आपको किया था वो दोनों किताबें, ताकि आप मेरे साथ साथ बेस्ट इंफॉर्मेशन वहां से भी कलेक्ट, हो सकता है हमसे कुछ छूट जाए, तो उसको वहां से भी आप कलेक्ट कर सको। चले, नेक्स्ट पॉइंट क्या? एनसीईआरटी के लिए बेस्ट बुक है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे, मैं अभी हमने जिंक की बात किया, जिंक की बात किया हम लोगों ने। क्या हुआ भाई, दोनों स्लाइड एक ही है कि नहीं, अलग अलग है? जिंक की बात अभी जस्ट हम लोगों ने किया। जिंक अगर H2SO से, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, तो हमको ZnSO4 और प्लस H2 प्रोवाइड करा। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। अब जिंक प्लस H2SO4 हमको बना के दे देता है जिंक ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जिंक रिप्लेस कर देता है H2 को। जिंक क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है H2 को, और H2 पूरा का पूरा रिलीज हो जाता है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा बाहर यहां से, ये H2, तो ZnSO4। हाँ, बोलो। ओके।
ओके, चलिए। तो यहाँ पे क्या हमने बताया कि जिंक क्या कर रहा है, रिप्लेस कर देता है किसको, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। अगर आपको याद हो, ये हमारे पिछले क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से पढ़ा गया था। याद है कि नहीं याद है? क्लास 9, भूल गया? यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है और जिंक क्या करता है, SO4 से कनेक्ट हो जाता है और ZnSO4 बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है। ठीक है, तो ये एक टाइप, क्या कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहा, तो उसमें कहा 3-4 रिएक्शन वहां पे पढ़ाए गए थे। तो उसी रिएक्शन का यूज करके यहाँ पे क्या होता है, जिंक सल्फेट फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो जो रिएक्शन आपके हो रहे थे, मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था ना, रिएक्शन रिएक्शन के 3 4 5 टाइप्स, उन टाइप्स को अगर थोड़ा सा याद करोगे, तो मैंने अभी तक जितने रिएक्शन बताए ना, सभी रिएक्शन उन्हीं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। याद करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, कौन से में कौन सा रिएक्शन अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? और बाकी बैलेंसी का तो गेम मैंने पहले ही समझा दिया था, बैलेंसी किस हिसाब से काम कर रही होती है। आगे आगे बढ़ते हैं। इन अ सिमिलर वे, एल्युमिनियम ऑक्साइड बिहेव लाइक अ बेस। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है, इन अ सिमिलर वे में एल्युमिनियम ऑक्साइड किसका बिहेवियर रखता है, बेस का बिहेवियर रखता है। एसिड, दो चीजें होती है ना, एसिड एंड बेस ना। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है, बेस का वो रखता है, नेचर रखता है। व्हेन रिएक्ट विद द एसिड, जब एसिड से रिएक्ट करेगा, एंड बिहेव लाइक एसिड व्हेन रिएक्ट विद द बेस, एल्युमिनियम ऑक्साइड गिव सोडियम एल्यूमिनेट along with the water when react with the sodium hydroxide। क्या बोला गया, किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह। when react with the acid, जब एसिड से बिहेव करेगा, लाइक एसिड when react with the base, या फिर ये लाइक एसिड में होगा और बेस से रिएक्शन करेगा। दोनों सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 बेसिकली किसमें है, बेस में है, अगर एसिड से रिएक्शन करेगा, या फिर एसिड बेस, एसिड के साथ बेस रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड गिल गिव सोडियम एल्यूमिनेट। कब, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, एक एसिड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ जब रिएक्शन कर रहा होता है, तो Al2O3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमको क्या बना देगा, NaAlO2 बनाएगा। इसको हम सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट क्यों, सोडियम भी इन्वॉल्व है, एल्युमिनियम इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है, तो इसका नया नाम क्या हो जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट हो जाता है। अब बट इसके साथ में क्या रिलीज करता है, वाटर रिलीज कर देता है, H2O रिलीज कर देता है। ठीक है, बातें समझ में आई? बोलो। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब ध्यान से देखो। एल्युमिनियम ऑक्साइड गिव एल्युमिनियम क्लोराइड along with the water when it react with the hydrochloric acid। अभी वहां पे किससे रिएक्शन कर रहा था, हमारा NaOH से रिएक्शन किया। जब Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH से रिएक्शन किया, तो हमको क्या दिया था, सोडियम एल्यूमिनेट दिया था। ठीक है, और साथ में हमको वाटर दे दिया था, पानी दे दिया था। अभी बोला जा रहा है, अगर Al2O3 को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा दिया जाए, तो क्या बना लेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेगा, और प्लस वाटर बना के हमको दे देगा। प्लस क्या दे देगा, वाटर। दैट मीन दोनों से। अब इसका एक और फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। एसिड एसिड और जो बेस
दो चीज आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड बेस का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? भी नहीं पढ़ा है, पहला ही चैप्टर शायद है। ठीक है। तो एसिड एसिड बेस जब आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे देते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन एसिड बेस वाले चैप्टर में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करें। बेसिकली तो हम इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, बट फिर भी इसके बारे में समझ लो अच्छे से, क्योंकि कुछ चीजें छूटी थी। एक चीज यहाँ पे गलत टाइप हुआ है हमको, जहां तक याद आ रहा था। कहाँ गया भाई? इसी में तो था। यहाँ पे। अब सही है। समझ आया क्या गलत है? यहाँ पे जहाँ पे ई लिखा था, ये क्या था? यल था। ये इस वाली सीरीज में ये जो यम, हाँ एल्युमिनियम होना चाहिए था। यहाँ पे ए ही लिखा था, अभी सडनली ध्यान में आया कि वहां पे क्या है? एल्युमिनियम है। ठीक, चलिए रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज का सेंस हुआ कि मतलब कौन सा मेटल ऐसा है जो मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा मेटल ऐसा है जो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, इसी को रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। इनका एक सीक्वेंस में लिखना। बहरहाल बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, इन सारी चीजों के बारे में मैंने पीछे ही बता दिया। बट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के नाम से क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा लिखना पड़ सकता है। इस वजह से मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया। बाकी बहुत बेसिक और बहुत मस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे कि हम इस चीज को पढ़ाएं या बताएं, क्योंकि हमने पहले डिस्कशन में बता दिया कि आपका बेसिकली हमको यही इतना इन्फॉर्म रखना है या जान जान के रखना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन किस सीक्वेंस में मोस्ट रिएक्टिविटी के क्रम में आता है, सीक्वेंस में आता है। ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या लिखा है रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ द इंटेंसली और द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इज नोन एज द रिएक्टिविटी सीरीज। जो उनका रिएक्टिविटी होती है, जो उनका रिएक्शन करने की कैपेसिटी होती है, उनका जो सिक्वेंशियली लिखने का तरीका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज बोल रहे होते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एक अलग चीज है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट का सेंस होता है कि वो ऐसा किसी एलिमेंट का रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को उसकी रिएक्टिविटी बोलते हैं। हर मेटल की या हर एलिमेंट की अपनी रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी जो होती है डिफरेंट होती है। हर एक मेटल की अपनी रिएक्टिविटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। दैट मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज ऑन द मूविंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन द गिवन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट का रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। Clear? In the reactivity series, copper, gold, and silver are at the bottom and hence least reactive. ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कॉपर जो होता है, गोल्ड जो होता है, सिल्वर जो होता है, ये क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव होता है, कम से कम रिएक्टिव होता है। ठीक है। दीज मेटल्स आर नोन एज द नोबल मेटल। इनको हम क्या बोलते हैं? नोबल मेटल के नाम से जानते हैं। कौन से मेटल के नाम से जानते हैं? वन मार्क्स क्वेश्चन। which is the noble metal, या ठीक है, या नेम द नोबल मेटल। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे चाहे वो ऑप्शनल बन सकता है चाहे सिंगल मार्क्स का बन सकता है। रीजन देखो, आपके क्वेश्चन ऐसे फॉर्मल थ्योरी से नहीं बनेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आप इस चीज को रट के आओगे। जो पेपर बना रहा हो उसको भी ये पता होगा कि आप इस चीज को पढ़ के आओगे, और सामने वाला टीचर आपको इस चीज को, हमें हर टीचर आपको ये चीज पढ़ा रहा होगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, अब हाईएस्ट कौन होगा, लोएस्ट कौन होगा। रीजन क्या है? जब तक वो इसको बताएगा नहीं तब तक आप रिएक्शन नहीं करा पाओगे। लेकिन ये एक जो वर्ड लिख दिया था नोबल मेटल, अब नोबल मेटल कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो बेसिकली
कभी कभी चांसेस होते हैं कि हम इसको क्या करते हैं, नोबल मेटल बता के निकल जाते हैं, हम इसको अंडरलाइन एंड नोटिस में नहीं रखते। ठीक है, तो अब जो टीचर क्वेश्चन बनाएगा तो इस पॉइंट से बनाएगा, व्हाट इज द नोबल मेटल, या नेम द नोबल मेटल, या गिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल मेटल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल मेटल, आपको दे दिया वहां पे पोटेशियम, कैल्शियम और सिल्वर। ठीक है, अब उसमें से हमको चूज करना हो गया। तो ये चीजें ध्यान रखना, नोबल मेटल की कैटेगरी में कौन आते हैं आपके, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर द बॉटम, एंड हेंस लीस्ट रिएक्टिव, कम से कम रिएक्टिव होते हैं, और जो कम रिएक्टिव होते हैं दीज मेटल आर नोन एज अ नोबल मेटल। पोटेशियम इज एट द टॉप द सीरीज ऑफ द हेंस मोस्ट रिएक्टिव, क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ सम मेटल आर गिवन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास, आपको क्या लिस्ट में दिया गया है रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर आपको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, बाकी आपको पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा। तो बट वैसे समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, एक बॉर्डर पॉइंट है। बहरहाल उसके बारे में चर्चा हम अभी हमारे पास चैप्टर्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे, यहाँ पे उसकी डिस्कस करने करने के रिक्वायर नहीं है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने मेटल को रिएक्शन करा लिया ऑक्सीजन से, मेटल को रिएक्शन करा लिया हाइड्रोजन, पानी से, वाटर से, मेटल को रिएक्शन करा लिया एसिड से। ठीक है, यहाँ पे हमको मिला मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे मिला मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे हमको क्या मिला, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद रहे, भूलना नहीं चाहिए। मेटल, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड, मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। और इसमें कुछ नया फॉर्मेशन मैंने स्टीम का बताया था। स्टीम में कौन इन्वॉल्व होता है, Mg इन्वॉल्व हुआ था, और कौन इन्वॉल्व हुआ था, Cu कॉपर इन्वॉल्व हुआ था, और जिंक इन्वॉल्व हुआ था, है ना। ये तीन चीजें इन्वॉल्व हुए, तो जो जो स्टीम से रिएक्शन है, ये वाटर और स्टीम दोनों से रिएक्शन कर रहे थे, ये उनमें क्या हो जाता था, स्लो हो जाता, या फिर भी उसमें इन्वॉल्व था, ये उसमें क्या होता, स्लो हो जाता था, और स्टीम से तेजी से रिएक्शन करता था। और यहाँ पे हमने देखा, मेटल एसिड के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, हर बार मेटल सॉल्ट के साथ पानी ही बना रहा है, वो एसिड कोई भी रहा हो, चाहे HCl रहा हो, चाहे H2SO4 रहा हो, चाहे NaOH, सॉरी अभी हम लोगों ने किसका यूज किया था, जस्ट HCl का ही यूज किया था। ठीक है, तो चाहे ये सारे फॉर्मेशन रहे हो, बट हमको क्या मिला है हमेशा, रिजल्ट में हमको मेटल सॉल्ट मिला और प्लस वाटर ही मिला। ठीक है, क्लियर है। चलिए थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट। अब ध्यान से रखा, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने बनाया, लास्ट में हमने मेटल को रिएक्शन कराया क्या, स्लाइड देखी है, चेंज नहीं हुआ स्लाइड। अच्छा मैंने कोई अभी भी कोई चेंजेस नहीं आए, वेट, क्या हो गया भाई इसको। हाँ लगातार हम स्लाइड चेंज करके ही बता रहे हैं। अभी भी नहीं, एक मिनट हम इसको स्टॉप ही कर देते हैं स्लाइड को, फिर से रीएड कर देते हैं स्लाइड को। हो सकता है कोई सर्वर ग्लिच हो जाता है कभी कभी। अभी अभी शो हो रहा है। हाँ बोलो। नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज में अभी कुछ रिटर्न शो हो रहा होगा ना इसके पहले। अभी चेंज हुआ क्या, चेंज हो रहा है ना। ओके, चलें स्टार्ट करें।
अब चलो, अच्छा ठीक है, फिर रिपीट मैं बता दे रहा हूँ। अभी मैंने जो नया बताया, बहरहाल ये चीज मैंने बताई, सुना तो होगा ही, बहरहाल हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखो, अभी हम लोगों ने इसके पहले हम क्या पढ़ा, मेटल प्लस जो लिखा है मैंने, इसी के बारे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था रिएक्शन में कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड देगा। सेकंड हमने पढ़ा, मेटल अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन, सॉरी, पानी से रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर देगा। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो मेटल सॉल्ट देगा और प्लस वाटर देगा। अब वो एसिड चाहे HCl हो, चाहे H2SO4 हो, या जो चाहे जो भी एसिड एसिड हो, उन किसी भी एसिड के साथ मेटल जब रिएक्शन कर रहा हो तो मेटल सॉल्ट दे रहा होगा। ठीक है। और सेकंड वाले में मेटल जब हाइड्रोजन मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर वाली सिचुएशन में एक नई सिचुएशन हम लोगों ने देखी थी कि मैग्नीशियम ने स्टीम से भी रिएक्शन किया था, वाटर से भी रिएक्शन किया था। स्टीम से रिएक्शन करने पे क्या दे रहा था आपको, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा था। और यहाँ पे Cu जिंक और Fe, Cu जेडन और Fe ने क्या बोला कि कोल्ड वाटर से रिएक्शन इनका बहुत स्लो हो जाता था, और ये क्या करते थे, स्टीम से ही रिएक्शन करते थे, हर बार ऑक्साइड दे रहे थे। इतनी चीजें हमको नोटिस करके रखनी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला। अब हमारा मेटल किससे रिएक्शन करेगा। तो अभी लास्ट में हम लोगों ने क्या बनाया, मेटल सॉल्ट बनाया। लास्ट में क्या बनाया, मेटल सॉल्ट। ठीक है। अब आते हैं इस मेटल सॉल्ट से रिएक्शन करेंगे। तो अगला रिएक्शन आपका क्या है, मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट, मतलब मेटल के साथ साथ मेटल सॉल्ट का रिएक्शन करना है। समझे कि नहीं समझे, मेटल के साथ साथ मेटल सॉल्ट का। यम डॉट सॉल्ट का मतलब समझ, यम जहां 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 लिख रहे हैं वहां पे मेटल है। ठीक है। तो मेटल, यहां पे देखो, मेटल ए प्लस सॉल्ट ऑफ मेटल बी। सॉल्ट ऑफ मेटल बी क्यों बोला गया, क्योंकि जिस सॉल्यूशन से आपको रिएक्शन करना है ना, जिस सॉल्ट से आपको रिएक्शन करना है, वो भी सॉल्ट इसी मटेरियल का ना हो। नहीं तो क्या इफेक्ट होगा, थोड़ी सी सॉल्ट का फॉर्मेशन में इधर उधर हो जाएगा बस, है ना। आपका जो ये मेटल सॉल्ट हो उस डिफरेंट मेटल का हो, क्या हो, डिफरेंट मेटल का हो। और ये जो मेटल हो ये डिफरेंट, मतलब मेटल सॉल्ट और मेटल, इसीलिए इसको बोला गया मेटल ए और सॉल्ट ऑफ मेटल बी। मतलब जो सॉल्ट है मेटल का वो किसी अनदर का हो, और मेटल जो अलग, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया यफी, मतलब ये हो गया लोहा। अगर हम यहाँ पे लिखते यफी, Fe4, तो ये तो सेम सेम सॉल्ट, सेम मेटल के सॉल्ट हो जाते हैं ना। इस वजह से यहाँ पे यफी नहीं चाहिए, CuSO4। ये क्या है, कॉपर सॉल्ट हो गया आपके पास। जब एक फेरस मतलब लोहा कॉपर सॉल्ट से रिएक्शन किया तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। इसने क्या किया, फेरस ने Cu को यहां से हटा दिया, Cu को हटा के खुद बैठ गया FeSO4 बना लिया, और साथ में कॉपर बन गया। और अगर आपको ध्यान दो, फेरस और कॉपर के बीच में कहा गया, यहाँ पे दिख रहा है भाई, एक रहा Fe और Cu। ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव में कौन है, फेरस है। मोस्ट रिएक्टिव में कौन है, फेरस है। जैसे 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 हम नीचे जा रहे हैं वैसे डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, वहां पे हमको ये बताया जाता है कि यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट का रीजन क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ मेटल और यहाँ पे रखा हुआ मेटल, दोनों मेटल में जो मोस्ट रिएक्टिव होता है उसी का रिप्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे फेरस मतलब लोहा कॉपर के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसके साथ, सॉल्ट के साथ। तो क्या हुआ, यहाँ पे Cu को हटा के Fe बैठ जाता है और Cu आपका क्या हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। दैट मीन्स अगर किसी भी सॉल्ट से उसका मेटल अलग करना हो, किसी भी सॉल्ट से उसके मेटल को अलग करना हो, तो बेसिकली क्या करते हैं हम, उसको किसी स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करा दें। बात सही है कि नहीं सही है। मान लो हमको यहाँ पे कॉपर हमारे हमारे पास CuSO4 था, और हमको क्या चाहिए, हमको अपना इसमें से एक कॉपर हमारा मेटल है, हमको कॉपर की जरूरत, हमको कॉपर निकालना है। तो हम क्या करें, किसी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट का रिएक्शन करा दें। हम ला के यहाँ पे रख दिए पोटेशियम ना, पोटेशियम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम इसकी जगह ले लेगा और Cu हमारा रिलीज हो जाएगा इसकी तरह, या के
KSO4 बन जाएगा ना, K2SO4 बन जाएगा, और यहाँ पे Cu हमको मिल जाएगा, कॉपर हमको मिल जाएगा, कॉपर हम अपना यूज कर लें। अभी भी ये क्या बना रहेगा, सॉल्ट बना रहेगा। ये भी आपका क्या है, सॉल्ट ही तो, SO4 इन्वॉल्व होने पे क्या बना रहा है, सॉल्ट ही बना रहा है। तो बोला गया मेटल ए को जब सॉल्ट ऑफ बी के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमको सॉल्ट ऑफ ए मिलेगा, मतलब अब सॉल्ट किसका बन जाएगा, ए का। और जो सॉल्ट ऑफ मेटल बी था, अब मेटल बी यहाँ पे देखो फ्री हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिमिलरली एल्युमिनियम एंड जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसी तरह एल्युमिनियम भी बिहेव करता है, इसी तरह जिंक में बिहेव करता है। सिंपल सी बात है भाई, कॉपर आपका क्या है रिएक्टिव सीरीज में अगर ध्यान दें तो एल्युमिनियम भी आपका क्या है, ऊपर ही है, जिंक भी आपके ऊपर ही है, मतलब कॉपर से मतलब अगर पीबी को भी वहां पे रखे तो ये भी उसको हटा सकता है। हाइड्रोजन तो मान लो उसकी अलग बात है, वो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो आपके कॉपर के जस्ट ऊपर मतलब पीबी, एफई, जेडएन, एल, एमजी, सीए, एनए के, इन सब में से किसी को भी अगर हम रख दें तो क्या कैपेसिटी रखता है कि नहीं रखता है कि सीयू को हटाने का, क्योंकि सब मोस्ट रिएक्टिव है। तो बेसिकली बोला गया, हाँ, तो एल्युमिनियम और जिंक दोनों क्या है, इनको क्या कर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें तो जो मैंने यहाँ पे समझाया वही सेम चीज यहाँ पे। इन ऑल द अबव एग्जांपल आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव। जितने भी एग्जांपल हुए इसमें आयरन, एल्युमिनियम और जिंक मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। कॉपर के रिस्पेक्ट में दिस इज बे द डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन इन द रिएक्शन। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर, हेंस डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट। मतलब बोला जा रहा है कि बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हम CuSO4 के साथ हम क्या करें, बोल दे कि हम Au को रख रहे हैं, तो भाई Au इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि Au को ध्यान से देखो कहाँ पे पड़ा है, ये सबसे नीचे पड़ा हुआ है। मतलब क्या है, कॉपर के रिस्पेक्ट में इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। और जब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, दैट मीन्स SO4 से जुड़ने की क्षमता तो नहीं रख पाएगा, बहुत मुश्किल से रखे। जबरदस्ती कोई अगर कोई केमिकल फॉर्मेशन या जैसे उत्प्रेरक वगैरह मिला के अगर उसको कर दिया जाए तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट नॉर्मली तो रिएक्शन करने वाला नहीं है। डन। चले आगे बढ़े। ठीक। अगला पॉइंट हमारा क्या है, इन द रिएक्शन Ag, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यही चीज मैं पीछे बता रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन मेंटेन रखा करो। ठीक। क्या है आपका रिएक्शन, अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर आपका CuSO4, अगर आपका CuSO4 इन्वॉल्व होता है, CuSO4 के साथ हम क्या करें, Ag को इन्वॉल्व कर दें, Au को इन्वॉल्व कर दें। Ag और Au को इन्वॉल्व करने से इनकी रिएक्टिव सीरीज में क्या होते हैं, सबसे नीचे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, सबसे नीचे होते हैं। हाँ, तो नीचे हाँ, तो नीचे होने वाले क्या होते हैं, इनकी इनका रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है। तो अब ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे होंगे, इस वजह से Ag प्लस CuSO4 के सामने लिखा गया नो रिएक्शन, Au प्लस CuSO4 के सामने लिखा गया नो रिएक्शन। ये दोनों कोई रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। अभी जस्ट मैंने ऊपर पहले ही आपको बता दिया। ये देखो यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, Au रखते हैं, Au इसको रिप्लेस नहीं कर पाता। उसका कारण यही है कि Au Cu की रिस्पेक्ट में क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। क्लियर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट है, नोट सॉरी, नॉन मेटल। अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे कहाँ पे पढ़ रहे थे, मेटल की कैटेगरी में पढ़ रहे थे। हमने मेटल देखो, हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं फिर से, ध्यान से दो, जितना मैंने पढ़ाया फिर से कंसंट्रेशन क्रिएट रखो, कोई पॉइंट छोड़ो ना तुम लोग। हम बीच बीच में देखते रहते हैं कि आप लोग का कंसंट्रेशन पता नहीं किधर घूम, कैमरे में जितना दिखता है और तुम लोग कैमरा परमानेंट अब ऑन करके बैठोगे। हाँ, बीच में तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मेरे पढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। समझे? आप लोग एक्स्ट्रा मोबाइल यूज करते हो साथ में क्या?
तो इधर उधर क्या करते रहते हो फिर बीच बीच में? चलो ठीक है। बट अब लोग तुम लोग दोनों लोग कैमरा परमानेंट आ रहे हो, कोई भी ऑफ नहीं करेगा जब तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। और फिर से हम रिवाइज करने चल रहे हैं, फटाफट तेजी से रिवाइज करेंगे। मेटल मेटल की सारी प्रॉपर्टी को छोड़ के सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी का रिवीजन करेंगे। ठीक है। रीजन क्या है कि यहाँ से आपके नंबर मिलने हैं, इस वजह से मैं ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ उस पर ध्यान देने का। ठीक। तो नॉन मेटल से पहले मैं एक स्लाइड एक्स्ट्रा ले लेता हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने नॉन मेटल में, सॉरी नॉन मेटल कहाँ से आ गया, मेटल बात कर रहे हैं। मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल में सबसे पहला रिएक्शन हमने किसके साथ किया? फटाफट बोलते रहो। सबसे पहला ऑक्सीजन के साथ किया था। ऑक्सीजन का रिएक्शन करने पे क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा रिएक्शन हमने किसके साथ किया? वाटर के साथ। यहाँ पे हमको क्या मिला? मेटल हाइड्रोक्साइड। बस। हाइड्रोजन गैस भी मिली थी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन हुआ था, किसके किसके साथ हुआ था? हम्म। कौन कौन सा मेटल ऐसा है? नेम दिस, नेम थ्री मेटल which इज द प्रॉपरली रिएक्ट विद द वाटर। फटाफट बोलो। नेम थ्री मेटल which इज प्रॉपरली रिएक्ट विद द वाटर। ठीक। और? ठीक है, ओके। नो। चलो ध्यान दो फिर से। कंसंट्रेशन मेंटेन रखना, भूलना नहीं है कोई भी पॉइंट। इस वजह से मैं इतना मेहनत करके पढ़ाता हूँ, ध्यान रखो। ये तो हमारा फॉर्मेशन है कि मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। बट जो हमारे क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम है। ठीक है। ये तीन ऐसे हैं जो वाटर से रिएक्शन करते हैं, प्रॉपरली करते हैं, फ्रीली करते हैं। जिसमें से पोटेशियम सोडियम तो एकदम प्रॉपरली कर रहा होता है रिएक्शन। बट जब हम मैग्नीशियम पे पहुंचते हैं तो मैग्नीशियम H2O से भी रिएक्शन करता है और इसके स्टीम से भी रिएक्शन करता है। चलो ठीक है, याद है तो बताओ। मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। और? नहीं, मैग्नीशियम की बात करें, सिर्फ सिर्फ मैग्नीशियम की बात करें। मैग्नीशियम में दो रिएक्शन मैंने बताया ना, पहला एक वाटर से भी करता है और ये स्टीम से भी करता है। अगर वाटर से रिएक्शन मैग्नीशियम करेगा तो क्या बनाएगा, और स्टीम से करेगा तो? ये तो याद रखो। अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, रिवाइज करा के आ रहा हूँ, इतना जल्दी भूलोगे तो भाई बोर्ड है। ना तो आपके पास दोबारा रिवाइज करने का टाइम है, ना तो दोबारा पढ़ने का टाइम है। आपके पास एक एकदम एग्जैक्ट लिमिटेड डे टू डे टाइम है। दैट मीन्स आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, जितना भी आप यूटिलाइज कर लोगे, मैक्सिमम यूटिलाइज ऑफ योर टाइम, वही उतना आपका बेनिफिशियल है। अब लोग लॉस नहीं कर। नहीं, वो तो ठीक है, रिवाइज करने पे क्लियर हो जाएगा, बट ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको अगर भूलोगे ना तो बाकी बड़े रिएक्शन नहीं कंप्लीट होने वाले। मैग्नीशियम से ही फॉर्मेशन बदलता है, जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमको क्या देता है? हाइड्रोजन गैस दे देता है।
ठीक है, क्योंकि पहले ही बोला गया मेटल जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करेगा हर बार क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। और जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड दे देता है, लेकिन गैस हाइड्रोजन ही रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ा इसी में क्या क्या, सीयू के बारे में पढ़ा, सीयू के बारे में पढ़ा, और क्या था, जेडेन था, और आपका फीएफई था। ये तीनों जो है कोल्ड वाटर पे लो रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर पे लो रिएक्शन करते हैं। और लो रिएक्शन करने से क्या होता है, इनकी विजिबिलिटी नहीं हो पाती है, तो एक इनको किसके साथ रिएक्शन कराया जाता है, स्टीम के साथ रिएक्शन कराया जाता है। स्टीम के साथ रिएक्शन करने पे क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ ही क्या रिलीज कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। डन, दो पॉइंट आपके हो गए। थर्ड रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा मेटल प्लस एसिड। अब मेटल प्लस एसिड होने के बाद क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनता, नो, वाटर बनता है, मेटल सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई मेटल, मेटल ए सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ मेटल बी का हो, मतलब किस कोई एलिमेंट, कोई मेटल ए हो और कोई सॉल्ट किसी बी एलिमेंट का सॉल्ट हो, आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा सॉल्ट, यहां पे लिख दे सॉल्ट ऑफ मेटल ए, और प्लस हमको यहां पे मिल जाएगा मेटल बी। समझे कि नहीं समझे, लास्ट रिएक्शन हमने यही पढ़ाया था। यहाँ पे देखो ये, और ऊपर करते हैं थोड़ा स्लाइड, यहाँ पे मेटल ए प्लस सॉल्ट ऑफ मेटल बी, कोई मेटल ए है और कोई सॉल्ट ऑफ बी है, मतलब दूसरे मेटल का सॉल्ट है, उसको जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिक्स करेंगे तो सॉल्ट ऑफ ए, मतलब ए जो मेटल था वो सॉल्ट बन जाएगा, जो बी मेटल था वो अलग अकेला हो जाएगा। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर में रखते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, Fe और CuSO4 लिया गया। Fe जो होता है Cu की रिस्पेक्ट में मोस्ट रिएक्टिव होता है। मोस्ट रिएक्टिव होने का सेंस क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है। ठीक है, तो अगर दो मेटल आमने सामने है, एक सॉल्ट में है एक नॉर्मल रखा है, ऐसी सिचुएशन में रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट होता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो दूसरे का स्थान ले लेता है, उसका प्लेस ले लेता है। तो क्या बना, बना लिया FeSO4, और Cu क्या किया, अलग करके निकाल दिया, यहां से इसको निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है, बट सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है कि अगर, देखो सिमिलरली एल्युमिनियम, देखो कॉपर के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम आ गया इसको हटा दिया। जिंक किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव है, देखो जिंक आ गया, कॉपर को बाहर कर दिया। बट सपोज दैट कॉपर तो हमारा रिएक्टिव है, कॉपर CuSO4 लिख दिया हमने, बट यहाँ पे हमने Ag लगा दिया। Ag आपका क्या हुआ, कॉपर से नीचे होता है। Ag और Au क्या होता है, कॉपर से नीचे, मतलब कॉपर के रिस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव है। कॉपर के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव होने पे क्या होता है, ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा होता है। दैट मीन्स सामने देखो Ag प्लस CuSO4 नो रिएक्शन, Au प्लस CuSO4 नो रिएक्शन। क्लियर नाउ, इतनी इंफॉर्मेशन हमेशा ब्रेन पे रन करती रहनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। और इसमें मैंने एक और नया वर्ड बताया था, नया वर्ड क्या था आपका, नोबल मेटल। ठीक है, नोबल मेटल में, हाँ कौन कौन, कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर, उसकी कैटेगरी में मरकरी भी आता है। ठीक है, Mg, ये सॉरी Hg, कॉपर गोल्ड और मेटल के साथ साथ Hg भी आता है। इसमें बस लेस रिएक्टिव होता है, तो जो मोस्ट लेस रिएक्टिव होते हैं उन्हीं को नोबल मेटल बोलते हैं। क्लियर नाउ, चलो आते हैं हम लोग
अगले टॉपिक नॉन मेटल पे, थोड़ा तेजी से कवर करेंगे नॉन मेटल को। अभी कोई दिक्कत क्लास में? अभी तो आपका एग्जैक्ट टाइम जितना आपका क्लास होता है उतना कंप्लीट हुआ है ना, मतलब 1 आवर 20 मिनट का आपका क्लास होता है, तो 1 आवर 20 मिनट तो अभी कंप्लीट हुए हैं। तो इतना तो आपको क्लास का ही टाइमिंग था। अब इससे एक्स्ट्रा आपका जो भी चलेगा, कोशिश करेंगे थोड़ा सा आ, इस चैप्टर को खत्म करने का। बाकी अगर, हाँ, ठीक है। तो अभी तो जितना आप लोगों ने पढ़ा है इतना तो आपका क्लास का ही टाइमिंग था, 1 आवर 20 मिनट। ठीक है। अब इसके आगे आपका एक्स्ट्रा टाइम स्टार्ट होता है, तो आप लोग उस पर ध्यान दो अब। क्लास कितना देर चलेगा, आपको कल संडे है, कहीं जाना नहीं है, तो बेसिकली बेसिकली कोशिश करो कि जितना मैक्सिमम हो जाए उतना अच्छा है। रीजन क्या है कि अ, ज- अगर आप खाली टाइम में कवर कर पाओगे ना तभी कवर भी होगा। अगर अगर हम आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो आपको सैटरडे और संडे में ही एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे। जैसे अगर अगर मान लो हमको संडे को कोई क्लास रखनी है, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे और आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे नहीं तो पूरा भी नहीं होगा। हाँ, तो ठीक है, तो कल संडे है, सैटरडे संडे में आपको एक्स्ट्रा क्लास अगर बननी रहेगी तो बन जाया करेगी। जैसे बीच में, जैसे आज आपका कल क्लास नहीं चाहिए तो आज आप टाइम है तो आज इंक्रीज कर लो, कल संडे आराम से रिवाइज कर लेना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करते रहना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। हिंदी इंग्लिश का टेस्ट है, टेस्ट आप लोग का कब तक चलेगा अभी? अच्छा। हम्म। हम्म। हाँ, नहीं नहीं, तो कोशिश करो एक बार में तैयार कर लो। रीजन क्या है कि जैसे आपका वीकली टेस्ट जा रहा है, तो अच्छी बात है, वीकली टेस्ट थोड़ा बार रिवीजन बार बार हो जा रहा है। तो आप लोग ऐसा ना करो कि हर बार आपको पढ़ना पड़े। बेस्ट तरीके से थोड़ा सा मेहनत करके तैयार कर लो, टेस्ट के दिन रिवाइज कर लो, बाकी सब्जेक्ट पे भी हमको ध्यान रखना है। क्योंकि देखो, सिंपल सा अगर हम साफ शब्दों में बोलो, मैं एक टीचर हूँ, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बट क्या होता है ना, आपके मैथ और साइंस के मार्क जो गेन होते हैं ना, उसको लोग मार्कशीट पे ना ज्यादा मेंशन करते हैं, ज्यादा नोटिस करते हैं। आपके हिंदी के मार्क्स को कोई भी अगर कोई मिलता है तो वो नोटिस नहीं करने वाला, बहुत ज्यादा नोटिस नहीं करेगा। इंग्लिश के बहुत ज्यादा मार्क्स पे नोटिस नहीं करेगा। आपका जो भी मार्क्स नोटिस करेगा, भाई आपने मैथ और साइंस में कितना गेन किया, फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है। हाँ, जो भी पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा, मैथ्स आपने पढ़ा कितना पढ़ा, साइंस पढ़ा कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आपने, अच्छा मार्क्स कितने घंटे टेस्ट में कितने मार्क्स है। मतलब मोस्ट ऑफ टारगेट क्या होता है, मैथ और साइंस होता है लोगों के पूछने का, समझने का, जब उनको लगता है कि साइंस और मैथ ही मोस्ट सब्जेक्ट है। बेसिकली मोस्ट सब्जेक्ट तो सारे हैं ना, बट लेकिन क्या करना है कि थोड़ा सा ध्यान रखना इधर ही, क्योंकि यहाँ से हमारे नंबर गेन ज्यादा होने जरूरी है। चाहे अपने लिए मान लो, चाहे किसी को बोलने के लिए मान लो, दोनों सिचुएशन के लिए मैथ और साइंस हमको गेन करना मस्ट है, क्योंकि आगे का एजुकेशन इसी पे डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आते हैं मेटल एंड नॉन मेटल पे। स्लाइड फिर से रुक गई है क्या? क्या इशू हो रहा है भाई, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा इशू तो पहली बार हो रहा है, आज तक कभी हुआ नहीं। स्लाइड फिर से रुक चुकी है, जबकि मैंने मेटल एंड नॉन मेटल ओपन कर रखा है, यहाँ पे अभी वही शो हो रहा है। इसी स्लाइड में दिक्कत है? ये इसी स्लाइड में दिक्कत है क्या, जब इस पे पहुंचते हैं तो रुक जाता है इसी पे? ओके। अब विजुअल है? हम्म, चलिए एक बार हम फिर से ट्राई कर लेते हैं, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है ना? ओके, चलिए पढ़ते हैं।
तो मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है नॉन मेटल। मेटल के बारे में पढ़ा था कि जो हमारा क्या पॉजिटिव आयन होता है वो मेटल होता है, जो नेगेटिव आयन होगा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जो नेगेटिव होगा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। अगर पॉजिटिव आयन हमारा क्या हो गया, मेटल हो गया, तो जो निगेटिव होगा नॉन मेटल होगा। अब पॉजिटिव होने का सेंस क्या था कि कोई अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किसी को दे रहा था, तभी पॉजिटिव हो रहा था। निगेटिव होने का सेंस क्या है, कोई अपने आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को अपने सॉरी अपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, किसी दूसरे से ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते थे। ठीक है, तो बेसिकली समझने के लिए यही इतना है कि अपने इलेक्ट्रॉन को देने वाला या डोनेट करने वाला मेटल होता है, और जो रिसीव करता हो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। अब बेसिकली डेफिनेशन पे आते हैं, तो नॉन मेटल आर एलिमेंट विच इज द नेगेटिव आयन बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यही चीज मैंने बोला भी, यही डेफिनेशन में आपको लिखा भी गया है। दस नॉन मेटल आर आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसी वजह से नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, आते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल। देखो ये सारी चीजें हम थोड़ा सा स्पीड में समझेंगे, पढ़ेंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि आप लोग इस चीज से फैमिलियर हो मैक्सिमम। ठीक है, जो वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट होंगे उन्हीं को हम रिपीट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या, अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ अ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब आपका नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर हो, नॉर्मल प्रेशर हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में सम नॉन मेटल आर फाउंड एज गैस। सम क्या होते हैं, कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो क्या होते हैं, गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। सम एज सॉलिड एंड वन इज फाउंड एज लिक्विड, और एक ऐसा है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। इन कंट्रास्ट एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है, मरकरी को छोड़ के ऑल मेटल आर सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे सब मेटल क्या होते हैं, गैस के फॉर्मेट में होते हैं, कुछ सॉलिड के फॉर्मेट में होते हैं, एंड वन वन इज फाउंड इन द एज ए लिक्विड, कुछ क्या होते हैं, लिक्विड में। लेकिन इन कंट्रास्ट एक्सेप्ट मरकरी, कंट्रास्ट मतलब इसका अपोजिट मरकरी को छोड़ के। रीजन क्या है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो लिक्विड फॉर्मेट में होते हैं, जबकि मेटल भी एक ऐसा मेटल भी है जो लिक्विड फॉर्मेट में है। तो बोला जा रहा है इन कंट्रास्ट एक्सेप्ट द मरकरी, मरकरी को छोड़ के ऑल मेटल आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल होते हैं सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। उनमें कोई भी इस तरह का चेंजेस नहीं होता है, कुछ गैस में मिल रहे हो, कुछ सॉलिड में मिल रहे हो, कुछ लिक्विड में मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, द फैक्ट दैट सो मेनी नॉन मेटल एग्जिस्ट एट द लिक्विड आर गैसेस, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं और लिक्विड और गैस के फॉर्म में होते हैं। मीन्स दैट नॉन मेटल जनरली हैव द रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली इनके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, कम से कम मतलब ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती इनको मेल्ट करने में। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत लो होती है अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ही क्या होते हैं, ये बॉयल ऑयल हो जाते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग समझ में आ रहा है ना, मेल्ट होना और बॉयल होना मतलब पिघलना और उबलना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इन दियर सॉलिड स्टेट, इसके सॉलिड स्टेट में नॉन मेटल टेंड टू बी ब्राइटल, देयरफॉर दे लैक द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी एग्जिबिटेड बाय मेटल। ये तो समझ में आ ही गया होगा। सॉलिड स्टेट में नॉन मेटल टेंड टू द ब्राइटल, ब्राइटलिटी की तरफ बढ़ते हैं, टेंड होते हैं, देयरफॉर दे लैक टू मेलेबिलिटी, ये अपनी मेलेबिलिटी को लैक करते रहते हैं, कभी होते हैं मेलेबल, कभी नहीं होते हैं, होते हैं नहीं होते, होते नहीं होते। एंड डक्टिलिटी एग्जिबिटेड बाय द मेटल ना, डक्टिलिटी में सेम कंडीशन है। थर्ड पॉइंट क्या है, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू बी स्ट्रेच इनटू द वायर। डक्टिलिटी एक ऐसा पॉइंट होता है, डक्टिलिटी का मतलब किसी भी मेटल या नॉन मेटल या किसी भी मटेरियल को हम क्या करें, एक वायर की तरह खींच के बना सकें। बट नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है एक्सपेक्ट फॉर द कार्बन, एक्सपेक्ट फॉर द carbon, as carbon fibers find use in the wide variety of the industry including sport and the music
क्या, इक्विपमेंट। जबकि कार्बन क्या होता है, बहुत सारी म्यूजिक इक्विपमेंट और इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। मतलब कार्बन को छोड़ के लगभग नॉन मेटल, मैक्सिमम नॉन मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं। क्लियर बातें। और डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है? क्या हुआ, कुछ बोला आपने? हाँ, तो डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है? डक्टाइल का मतलब किसी मेटल को हम क्या कर सकें, एक वायर के फॉर्म में खींच सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस मेटल की डक्टिलिटी बोलते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट हमारा क्या है, एनदर प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एनदर प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेटल इज absent इन नॉन मेटल कॉल्ड मेलेबिलिटी। एक और प्रॉपर्टी है जिसको मेलाबिलिटी बोलते हैं, ये भी absent होती है। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द सीट, नॉन मेटल को हम सीट के फॉर्म में नहीं बना सकते। दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक ऑन अप्लाइंग प्रेशर, जैसे इस पे प्रेशर अप्लाई हो गया तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल एग्जिबिट वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। जो नॉन मेटल होते हैं इनके पास बहुत लो कंडक्टिविटी होती है। बेसिकली हम बोले तो ना ही बोल सकते हैं, कोई कंडक्टिविटी नहीं होती, ये कंडक्टर होते ही नहीं है। बट इसमें लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोली है, तो कुछ रीजन है, अभी हम आगे बताते हैं। The low or non-existence electrical conductivity is the most important property that the distinguish non-metal from metal। देखो, नॉन मेटल फ्रॉम मेटल अगर आपको बताएं तो एक, आप लोग पेंसिल यूज करते, पेंसिल, पेंसिल यूज करते हो ना? तो पेंसिल में जो जिससे लिखते हो वो कौन से, किसका बना होता है? जो शार्प करने के बाद उसमें एक निडल निकल के आती है ना, वो निडल किसकी बनी होती है? कार्बन। कार्बन का कौन सा मटेरियल है वो? कार्बन का एक मटेरियल होता है ग्रेफाइट। नाम, नाम सुना है ग्रेफाइट? हाँ, तो ग्रेफाइट जो होता है ये नॉन मेटल है, कार्बन का पार्टिकल पार्ट है, ग्रेफाइट है। ये नॉन मेटल है, बट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। गलती से बोर्ड में कभी टच मत कराना पेंसिल, लकड़ी समझ के। समझे कि नहीं समझे? हाँ, कुछ लोग को लगता है कि जैसे कि बोर्ड में जो क्या बोलते हैं, आज के टाइम में न्यू बोर्ड फॉर्मेशन आ गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स है तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप के आ गए हैं, बच्चों से बचने के लिए उसके इंटरनल एरिया को कवर रखता है, जब हम प्रेशर लगा के चार्जर या अगर कुछ लगाते हैं, तब लगाना लगता है। नहीं तो उसका क्या बोलते हैं, मेन जो अर्थिंग पॉइंट होता है उसको किसी से ओपन करके तब हम चार्जर लगा सकते हैं, नहीं नहीं डायरेक्टली नहीं लगता है। हाँ, तो जो अभी हाइब्रिड आ गया है, तो हाइब्रिड वाले में लोग लोग क्या करते हैं, पेन या पेंसिल का यूज कर लेते हैं। उसमें दिक्कत क्या है कि अगर आपको जानकारी, पेन तो ठीक है प्लास्टिक का होता है, आगे निडल निडल लोहे के होते, पीछे प्लास्टिक। बट पेंसिल तो लकड़ी का, हमको पता है कि लकड़ी में बिजली नहीं आती, बट उसके अंदर जो निडल लगी है, जब आप ऐसे इंटर करोगे तो निडल तो इलेक्ट्रिसिटी में टच होगा ना। आपका जैसे ये मान लो एक पेंसिल है, ये तो लकड़ी लगी है, वुड लगा है, यहाँ पे हमने पकड़ रखा है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये गुड कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। बट कभी कभी क्या होता है, पेंसिल का ये जो आउटर होता है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आउटर एरिया, इस जगह पे एक जो ब्लैक कलर का पेंट लगा होता है वो निकल चुका होता है। मैक्सिमम निकल जाता है, हम क्या करते हैं, ऐसे मुंह में डाल लेते हैं पढ़ते टाइम, तो भीग जाने के बाद वो निकल जाता है ऊपर का पेंट, तो वहां से ग्रेफाइट हल्का हल्का दिखने लगता है। और पता लगा तुम ऐसे किए हो गलती से, या कहीं कहीं टच है, आपने ऐसे किया, ऐसे बोर्ड में लगाया, तो ये ग्रेफाइट आपके बॉडी में अगर टच होगा ना, तो सीधा करंट सप्लाई आपके बॉडी में हो जाएगा। हाँ, तो पेंसिल कभी मत यूज करना, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट नॉन मेटल भले है, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ऊपर से वुड वुड तो ठीक है, वुड आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखेगा, लेकिन गलती से अगर ये वाला पॉइंट आपका ओपन है, पेंट या प्लास्टिक यहाँ का हट चुका है और आपकी बॉडी में टच है, तो डायरेक्ट सप्लाई करेगा, जैसे वायर की सप्लाई होती है।
हम्म। हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसका बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक गिटार वगैरह में भी यूज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अभी देखो मैंने थर्ड पॉइंट में पढ़ाया थोड़ा सा कि डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू बी स्ट्रेट इनटू द वायर, बट नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते एक्सेप्ट फॉर कार्बन, कार्बन को छोड़ के। तो मैंने बताया ग्रेफाइट एक कार्बन का ही पार्ट है, ठीक है। एज कार्बन फाइबर फाइंड यूज इन द वाइड वेराइटी ऑफ द इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मतलब बहुत ब्रॉड लेवल पे यूज होता है। इंक्लूडिंग स्पोर्ट, स्पोर्ट में भी इसका यूज होता है, एंड म्यूजिकल इक्विपमेंट, म्यूजिकल इक्विपमेंट में भी इसका यूज होता है। हाँ, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल गिटार्स वगैरह होते हैं वहां पे इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो फिफ्थ फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। सिक्स पॉइंट पे आते हैं, दे आर नॉट अ सोनरस। सोनरस का मतलब समझते हो? आवाज नहीं आती है, साउंड नहीं निकलती। हम जब नॉन मेटल का यूज करेंगे ना तो ऐसे उसको चोट करेंगे, जब हल्का सा उसका प्रेशर करेंगे, वो हल्का सा मतलब बहुत भारी सा आवाज करके बंद हो जाएगा तुरंत। हाँ, रिंगिंग साउंड होता है, जो वो थोड़ा सा पिच हाई लो होता है। कभी कभी इरिटेटिंग साउंड भी, जैसे लोहे की पाइप पे से मार दो टिंग करके लंबे समय तक आवाज रहता है। बट अभी लकड़ी पे मारो तो ठक करके बंद हो जाता है। हाँ, तो ये चीज है। तो सोनरस हो गया, रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर हिट इन द अनदर मटेरियल, दे आर आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट द ग्रेफाइट। इसको नीचे लिखा गया, हम सोचे नहीं लिखा गया होता तो मैंने पहले ही बता दिया, बट यहाँ पे लिखा गया है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये आपका शो हो रहा है लिस्ट ऑफ नॉन मेटल, एक कंप्लीट लिस्ट है। नॉन मेटल स्टेट एट रूम टेम्परेचर लिखा गया है और सिंबल लिखा गया है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। रूम नॉर्मल भी क्या होता है? गैस के फॉर्मेट में रहता है। नाइट्रोजन भी गैस 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 गैस, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन, ये सब किसके फॉर्मेट में रहते हैं? गैस के। ब्रोमीन जो होता है हाँ, ब्रोमाइन क्या है? लिक्विड के फॉर्म में है। बाकी आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया और सिलिकॉन हो गया, ऐसे कौन सी सिचुएशन में रहते हैं? सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। क्लियर है? इसको आपको याद, हाँ, इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। सिर्फ आज नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट करके खत्म कर देख लेते हैं, कितना है, ज्यादा तो नहीं है आई थिंक। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी है। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ के आज क्लास क्लोज कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद अभी बहुत सारे टॉपिक्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमको 1 घंटे से ज्यादा भी लगेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट करके आज की क्लास क्लोज कर लेंगे, ठीक। अभी बहुत टॉपिक्स हैं इसमें। केमिकल प्रॉपर्टी के बाद रिएक्शन ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल है। अभी तो हम लोग खाली मेटल की अलग पढ़े, नॉन मेटल के अलग पढ़ने चल रहे हैं। फिर उसके बाद मेटल और नॉन मेटल को आपस में रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड, आयन क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाए अकरेंस ऑफ मेटल, उसमें हमारे पास दो आएंगे, मिनरल एंड ओरे आएगा। फिर मिनरल्स को कैसे निकालेंगे, ओरे कैसे निकालेंगे, फिर आगे देखो यहाँ पे ओरे में। हाँ, बोलो। हाँ, हाँ, हम्म, बहुत लंबा टाइम ले रही चैप्टर पढ़ाने में। अच्छा, मतलब वो बीच बीच में टॉपिक्स को डंप कर दे रही हैं। नहीं नहीं, तो ऐसे तो बोर्ड का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, तो वो क्लास 7th 8th में पढ़ाने के बराबर हो गया फिर ना। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग।
हाँ, तो आप लोग यहाँ पे सीख जाओगे। तो अब देखो यहाँ पे अभी टॉपिक हमको पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द ओरे। ओरे का पूरा पढ़ना है कि मेटल विद द हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ द लो रिएक्टिविटी। इसके बाद हम लोग इसके बारे में पूरा इनहेरिटमेंट हो गया, एनरिचमेंट ऑफ द ओरेज पढ़ेंगे। तो इस तरह से भी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल, एक्सट्रैक्टिंग मेटल ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी, फिर उसका टॉप रिएक्टिविटी सीरीज, फिर डाउन प्रोसेस, फिर हाल प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है। अब इस नहीं तो ये 10 10 मार्क्स आपको फ्री में नहीं मिलने वाले भाई। मेटल नॉन मेटल के, मेटल और नॉन मेटल के यहाँ पे जो पीपीटी बनी है, जो आपको पढ़ाने के लिए हमको दिया गया है, या जो आपके सिलेबस में है जितने टॉपिक, उनको मिला के टोटल 57 पेजेस हैं। टोटल 57 पेजेस हैं अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है, या ये इसको मतलब टोटल इस चैप्टर को मिला के। इस तरह जो आपका पीपीटी फ्रंट पे दिख रहा है, इस तरह के आपके 57 पेजेस हैं। तो फ्री में 10 मार्क्स आपको नहीं देने वाला बोर्ड, क्योंकि 10 मार्क्स अगर आपको इस चैप्टर से पूछे जाने हैं तो 10 मार्क्स आपको फ्री फ्री में नहीं मिलने वाला, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए हम लोग, हाँ अभी हमको देखो, अभी रिफाइंड पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं बाकी हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग नॉन मेटल के केमिकल रिएक्शन पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में सबसे पहला हमारा रिएक्शन विथ वाटर रहेगा। क्या रहेगा? रिएक्शन विथ वाटर। कोई भी नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल का मतलब कोई गैस की बात हो रही होगी। मैक्सिमम आप चांसेस हम किसका रिएक्शन करा रहे होते हैं? गैस का रिएक्शन कराते हैं। कुछ सॉलिड्स होते हैं, मैंने दिखाया कि कौन कौन से सॉलिड होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स के नाम आपको याद रखने हैं। मैक्सिमम देखो, आपका आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड सिलिकॉन, ये आपके क्या है, जो आपके क्लास 10th में यूज ज्यादा होंगे, इनको मैंने लिस्टेड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है इतने ही है बहुत सारे, बट जितने जो आपके क्लास 10th में लगभग यूज होने वाले मैक्सिमम टाइम। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमारे पढ़ाने के अलावा भी पूछा जा सकता है, बट मैक्सिमम टाइम जिनका यूज होता है ये ही है। ठीक है, तो हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल का सबसे पहले रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, क्या? रिएक्शन विद द वाटर। अ नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर। नॉन मेटल क्या होता है? डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर, बट इट इज यूजली वेरी रिएक्टिव इन एयर। लेकिन ये क्या होता है? एयर में बहुत ही रिएक्टिव होता है। विच इज व्हाई सम ऑफ देम आर स्टोर्ड इन वाटर। कहां पे? यहां पे जो स्टोर्ड वाटर होता है इसके साथ। बात समझ में आई? बेसिकली CO2 को पानी में तुम डाल दो, घोल दो, ऐसे बोलो सिर्फ पानी रखकर CO2 गैस डाल देंगे, घुल जाएगी? नहीं घुलने वाली। ठीक है, बट वेरी रिएक्टिव इन एयर। लेकिन जब एयर में होता है, विच इज व्हाई सम ऑफ देम आर स्टोर्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल इज फास्फोरस। सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होता है? फास्फोरस होता है। एंड इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। इसको जैसे ही आप एयर में ले खोलते हो, जैसे एयर में रखते हो, तुरंत क्या करता है? आग लग जाती है इसमें। तुरंत इसमें क्या आ जाती है? आग लग जाती है। इसी वजह से इसको क्या करते हैं? दैट इज वाई इट इज स्टोर्ड इन द वाटर। इसको किसमें रखा जाता है? पानी के अंदर में रखा जाता है ना। प्रिवेंट इज कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब ताकि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर पाए। यहां पे बोला गया, हाँ दो, एक मेटल होता है जो सोडियम है। सोडियम क्या करता है? वाटर से ज्यादा तेजी से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए उसको क्या करता है? केरोसिन में रखा जाता है। पता है कि नहीं पता है? सोडियम तो अभी मैंने बताया ना पीछे मेटल के बारे में, या नहीं ना। हाँ तो यने है, यने क्या होता है कि यने वाटर से रिएक्शन बहुत तेजी से करता है। अब जब वाटर से रिएक्शन बहुत तेजी से करता है तो उसको क्या करते हैं? हम ऐसी जगह पे, हमको ऐसी जगह रखने की जरूरत पड़ जाती है जहां पे वाटर पहुंच ही ना पाए आसानी से। हम क्या करते हैं? उसको केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन में जब पानी डालोगे तो केरोसिन में पानी क्या होता है कि उसमें मिक्स बहुत आसानी से नहीं होता है। तो अब अंदर पानी सोडियम के पास पहुंचेगा नहीं, तो सोडियम जल्दी ब्लास्ट नहीं होता, बर्न नहीं होता है। वही सेम सिचुएशन नॉन मेटल पोटेशियम का है।
नॉन मेटल पोटेशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही बर्न हो जाता है, जलने लगता है। तो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही जलने लगता है, इसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिप करके रखते हैं। लेकिन कौन से ऑक्सीजन के, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में बर्न होता है। ऑक्सीजन की वजह से नहीं बर्न, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में जब होता है तभी बर्न होता है। रीजन क्या है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो पानी में भी तो ऑक्सीजन मिक्स है। H2O वो तो ऑक्सीजन ही है पानी का, बट इसमें रखने पे नहीं बर्न हो रहा है, और इसे बाहर निकाल दे रहे, बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बर्न होने लगता है। जो मिक्स वाटर है, जो वाटर बना हुआ है उसके उससे रिएक्शन नहीं करता। यही चीज बोला गया, अ नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर। एक नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, बट जो एटमॉस्फियर में वाटर है, एटमॉस्फियर में जो ऑक्सीजन है, उससे वो रिएक्शन कर लेता है, और बहुत तेजी से कर लेता है। वेरी रिएक्टिव इन द एयर, एयर में बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे एटमॉस्फेरिक में, तो क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड। यही यही एसिड होता है जो एसिड रेन होता है। ए- जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड होता है। और उसमें और भी एसिड्स मिले होते हैं, बहुत सारे एसिड है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। इसी वजह से फर्स्ट टाइम जो बारिश होती है उसको बोला जाता है एसिडिक रेन। ठीक है। एक ही बार नहीं हुआ, बहुत बार, हर बार होता है ना। रीजन क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जा रहा है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जा रहा है, तो सारा एटमॉस्फेयर में ही जा रहा है। और जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, सब एटमॉस्फेयर में रन कर रहे हैं, टेनी स्पॉट ऑफ वाटर से रिएक्शन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करते हैं। लेकिन इतने टीनी स्पॉट्स होते हैं कि ये आसानी से नीचे नहीं गिरते। वो हवा में उसी में घूमते रहते हैं, द गैसियस फॉर्मेट में। जब गैसियस फॉर्मेट में घूमते रहते, जब जब लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जब इनसे टकराती है तो उसी में मिक्स हो जाते हैं, और उन्हीं के साथ कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और तब ये हम लोगों को हार्म करते हैं, हमारे बिल्डिंग्स को हार्म करते हैं। एसिडिक रेन हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हार्म होती है, बहुत सारे एसिड आपकी स्किन की पड़ेगी तो हार्म होना ही है। अब ये है कि बहुत बहुत हैवी हैवी क्वांटिटी में हो जाती है तो हमारी स्किन बर्न हो जाती है। लो क्वालिटी में होती है तो हमारे बॉडी में फंगस और दुनिया भर के बहुत सारी चीजें, डिजीज टाइप के या बैक्टीरिया टाइप के या इन्फेक्शन टाइप के फॉर्म हो जाते हैं। बिल्कुल डेंजर है। इसीलिए तो फर्स्ट बारिश में बोलते हैं, पेरेंट्स हमारे बोलते हैं कि भाई ये पहली बारिश है, बारिश में नहीं भीगना है। बाद में जब लगातार 5-6 दिन बारिश हो जाए, 1 वीक हो जाए लगातार, उसके बाद आप भीग सकते हो, आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला, कोई वायरल नहीं होने वाला। बट आप फर्स्ट सेकंड थर्ड के नियर अबाउट भीगोगे तो आपको पक्का 100% श्योर है कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाना है। हाँ, मिनिमम 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 इतना बचाना चाहिए। अगर 1 वीक क्रॉस करने के बाद आप भीगते हो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। मैक्सिमम टाइम लगातार बारिश में 1 हफ्ते बाद इंसान हर कोई लगभग भीगने लगता है, आप ऑब्जर्व करो। फर्स्ट डे जब बारिश होती है तो लोग कम भीगना प्रेफर करते हैं। सेकेंड डे वीक हो, हाँ, तो थर्ड फोर्थ डे फिफ्थ डे के बाद आदमी क्या करता है, थोड़ा थोड़ा अपने काम की तरफ भी निकलना शुरू हो जाता है, अपने क्या बोलते हैं, जॉब पे भी जाना शुरू हो जाता है। रीजन क्या है, वहां पे उस भीगने से, उधर के रेंज से हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। वो एक नॉर्मल प्योर वाटर होता है तब वो। ठीक। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ये समझ में आ गया। अगला लिखा गया, सल्फर डाइऑक्साइड गिव सल्फ्यूरस एसिड व्हेन डिजॉल्व इन द वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड को जब वो पानी में घोला जाता है तो क्या सल्फ्यूरस एसिड देता है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। अगला पॉइंट आते हैं। तो वाटर से रिएक्शन पे यहाँ पे एक चीज, कॉमन चीज हम बता देते हैं। यहाँ पे देखो क्या बिना, जब कोई भी नॉन मेटल रिएक्शन किया वाटर से, एसिड दिया, फिर से देखो, वाटर से रिएक्शन किया, कोई नॉन मेटल, फिर से क्या दिया, एसिड दिया। मतलब जब भी नॉन मेटल क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। हाँ, अब वो एसिड कौन सा होगा डिपेंड करेगा, कौन कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा एसिड बना रहा है।
ठीक है, लेकिन इतना कंफर्म है कि जब भी वो नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। मतलब हम ऐसे लिख दें NM+H2O हमेशा क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। नॉन मेटल का अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखो यहां पर भी एसिड ही बना रहा है, यहां पर भी क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है। बट बट क्लोरीन होने की वजह से ये क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। नॉन मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, नॉन मेटल क्लोराइड बनाएगा। और अभी मैंने थोड़ा सा पहले बताया था HCl एक एसिड है, HCl एक एसिड है। दैट मीन्स ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना रहा है, हाइड्रोक्लोराइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। ये क्या है, सब एसिड ही बना रहे हैं। दैट मीन्स नॉन मेटल जब भी रिएक्शन वाटर से करेगा तब भी क्या करेगा, एसिड बनाएगा। अब कौन सा एसिड बनाएगा वो उनके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा, जब कोई भी नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्लोराइड एसिड बनाएगा। कौन सा एसिड बनाएगा, नॉन मेटल क्लोराइड एसिड बनाएगा। नॉन मेटल क्लोराइड बनाएगा हमेशा, रीजन क्या, क्लोरीन भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा। क्लोरीन इन्वॉल्व होने से वो क्या बना लेगा, एसिडिक फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फास्फोरस गिव्स फास्फोरस क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद द क्लोरीन। मतलब अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करा देते हैं यहाँ पे, जैसे H+Cl कराते, तभी हमें यही बन जाता है HCl। ठीक है, ये बना है ना HCl। क्लियर नाउ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला, रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विद द हाइड्रोजन। नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये सल्फर रहा आपका नॉन मेटल, इसको रिएक्शन कराया हाइड्रोजन गैस के साथ। ये क्या बनाएगा, कोवैलेंट हाइड्राइड। कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएगा। कोवैलेंट का मतलब जो यहाँ पे जिनका रिएक्शन करा रहे होंगे उन्हीं को अपना बैलेंस करके एक हाइड्राइड बना लेगा। उन्हीं को बैलेंस करके क्या करेगा, हाइड्राइड बना लेगा। सल्फर कंबाइंड विद हाइड्रोजन फॉर्म एंड कोवैलेंट हाइड्राइड इज कॉल्ड द हाइड्रोजन सल्फाइड। अगले में देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाया, नाइट्रोजन कंबाइंड विद द हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एन आयरन क्रिस्टल टू फॉर्म द कोवैलेंट हाइड्राइड अमोनिया। एक क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। दैट मीन्स कोवैलेंट हाइड्राइड होने का सेंस होता है कि जो जो मेटल है, सॉरी जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ हम जो नॉन मेटल यूज कर रहे हैं, या जिनके साथ जिसका भी हम नॉन मेटल यूज कर रहे हैं, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन जब भी होगा, तो उस सिचुएशन में ये एक दूसरे को क्या बना ले, कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। कोवैलेंट हाइड्राइड का सेंस होगा कि हाइड्रोजन के साथ A B C D किसी को आप मिलाओगे, वो इन्हीं के साथ अपने आप को बैलेंस करके एक नया H का फॉर्मेशन बना लेगा। समझ में आई बातें। जब जब भी नॉन हाँ, जब भी हम नॉन मेटल को क्या करेंगे, किसी भी, सॉरी, जब भी नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, वो नॉन मेटल कोई भी हो, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ अपने आप को बैलेंस कर लेगा। अब बैलेंस करके एक नया फॉर्मेशन बना लेगा। जैसे ऊपर वाले में, पहले वाले में हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, दूसरे वाले में अमोनिया गैस बन गई। डन। चलिए, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, रिएक्शन ऑफ नॉन, चलो इसके बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग इसी पे एंड करते हैं। ठीक है। हाँ।